बता देता हूँ। ये जो नॉक सेंसर आप देख रहे हो, इसके दो कपलर होते हैं, एक ईसीएम को गया होता है और दूसरा वाला आपका सेंसर वाला साइड होता है। कौन सा होता है? सेंसर वाला साइड। दोनों की वोल्टेजेस आप लोगों को मैं बता देता हूँ। डिस्प्ले पे आपको आएगा व्हीकल विल नॉट रीस्टार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर लिखा है रीस्टार्ट। तीसरी वार्निंग में अगर गाड़ी आपकी चल रही है तो वो चलने देगा, लेकिन बंद करने पर चालू। दोनों जो है यानी नेगेटिव कंट्रोल वाला वायर भी, इसको हम लोग कंट्रोल वायर कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा 86 है, सो दिस इज लाइक 85 एंड दिस इज 86, ये आपका 30 हो गया और ये आपका 87 हो गया, ठीक है। तो आपका जो 86 वाला जो वायर है वो भी ईसीएम ऑन होने के बाद ही यहाँ पर पॉजिटिव, और जिस तरह आपका एयर फिल्टर भर जाता है और उसको चेंज करने की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको रीजेनरेट करने की जरूरत पड़ती है। अब सेम है, यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक फॉल्ट बनता है इसके अंदर, सब लोग नोट डाउन कीजिए, अंडर प्रेशर एरर इन डीएफ मीटरिंग कंट्रोल। ओके, तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक है। धीरे धीरे करके जैसे सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे, हम लोग चालू करते हैं आज का हमारा सेशन। अब देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है आप लोगों को पता ही है, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल टॉपिक है। क्रिटिकल टॉपिक पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया में आज जो अगर व्हीकल्स में ऐसे प्रॉब्लम देखी जाए तो सभी टेक्नीशियंस को जो है ना डीपीएफ और यूरिया वगैरह वाली जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है, जो कि मतलब रॉन्ग नहीं है, ये प्रॉब्लम जेन्युइन है, मतलब ये प्रॉब्लम आ रही है। मगर इसको लेकर जो सॉल्यूशंस आप लोग सोशल मीडिया वगैरह पे देखते हो वो जो है वो सही नहीं है। मतलब हर बार जो है ना जो सॉल्यूशन बताया जा रहा है कि भाई सॉफ्टवेयर का काम होगा, ये सब सही नहीं है। सबसे जरूरी चीज क्या है कि उसको समझें, ठीक है, कि ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है, इसके अंदर कॉमन प्रॉब्लम्स क्या पैदा होती हैं, सॉफ्टवेयर का काम कहाँ पे आता है, सॉफ्टवेयर की जरूरत कहाँ पे पड़ रही है हमें, वो हमें हमारे लिए समझना जरूरी होता है। और इसी के साथ साथ एक चीज मैं आप लोगों को और बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने हमारा एक छोटा सा एक प्रयास है, एक छोटी सी हमारी कोशिश है, किसी तरीके से हमारे जो टेक्नीशियन भाई इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं, उन तक जो है वो सही ट्रेनिंग हम लोग पहुंचा सके। और आप हर बार जब भी हर हफ्ते में ट्रेनिंग बनाता हूं, हर बार आप लोग भर भर के उस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करते हो। आज की जो ट्रेनिंग है, आज की ट्रेनिंग में भी 500 से ज्यादा लोगों ने इनरोल किया है और इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आप सभी लोगों का, क्योंकि अगर आप लोग ज्वाइन नहीं करो या आप लोग ही मतलब इसको कंटिन्यू नहीं करो तो फिर हमारी ट्रेनिंग का भी कोई जो है वो रोल एज सच बच नहीं जाता है, ठीक है। एंड इसीलिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारी जेन्युइन कोशिश है कि हम किसी तरीके से हमारे जो टेक्नीशियन भाई हैं उन तक सही ट्रेनिंग पहुंचा सकें, और ये एक छोटा सा तरीका है जिसमें हफ्ते में एक दिन हम 2 घंटे लाइव आते हैं और एक टॉपिक को कवर करते हैं जो क्रिटिकल टॉपिक होता है, जिससे आप लोगों को फ्री में ट्रेनिंग मिल जाती है। लेकिन अगर आप ये पूरी डिटेल में ट्रेनिंग लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये सारे टॉपिक्स जो है वो आप समझ के उनके ऊपर पूरी तरीके से काम कर सको, तो उसके लिए हमारे पास में हमारा एक कोर्स है ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस, जिसके बारे में मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। चलिए, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एक प्रेजेंटेशन चालू कर दूंगा और वो प्रेजेंटेशन के बेस पे आप लोगों को कवर करूंगा। सबसे पहले हम लोग डीपीएफ को फंडामेंटली समझ लेंगे, डीपीएफ के बाद में हम लोग जाएंगे, क्योंकि डीपीएफ जो है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है। जो रीजनरेशन वाली प्रॉब्लम आ रही है उसको थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में समझेंगे, लेकिन जो बड़ी प्रॉब्लम है वो एससीआर और यूरिया वाली है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग चालू करते हैं अभी। तो आई होप मेरी स्क्रीन जो है वो आप लोगों को दिखाई दे रही है, ठीक है। देखिए, डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर डीपीएफ का मतलब क्या होता है उसको थोड़ा सा मैं एकदम शॉर्ट में कवर करूंगा, क्योंकि आई थिंक ये जो है ना पहले आप लोगों ने कवर किया होगा या आप लोगों ने इसके पहले ट्रेनिंग वगैरह कहीं से अगर लिए या यूट्यूब पे वीडियो देखिए तो आप लोगों को पता ही होगा। डीपीएफ जो है आपके कार के एग्जॉस्ट में लगा होता है। कहाँ लगा होता है? एग्जॉस्ट में लगा होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि एग्जॉस्ट में जो सूट मास आ रहा है, सूट मास मतलब कि जो पीएम पार्टिकल्स होते हैं, इसको हम कहते हैं पीएम पार्टिकल। पीएम का मतलब होता है पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर। ये छोटे छोटे कण होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, छोटे छोटे कण होते हैं।
इसको कलेक्ट करना। डीपीएफ एक फिल्टर है। क्या है? एक फिल्टर। फिल्टर मतलब जैसे आपका एसी का फिल्टर होता है, आपके कार का फिल्टर होता है। वो क्या करता है कि भाई जो भी हवा में मौजूद जो सॉलिड कण है या जो भी दूषित चीजें हैं वो सारी आपको रोक देता है और वो सीधा आगे जाने के लिए देता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं पीएम, सॉरी, आगे जाने के लिए देता है। वैसे ही जो डीपीएफ फिल्टर है वो एग्जॉस्ट गैस में मौजूद जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, पीएम पार्टिकल से उनको जमा करने का काम करता है। जिस तरीके से आपका एयर फिल्टर भर जाता है उसी तरीके से डीपीएफ भी एक टाइम के बाद भर जाता है। ओके, अब ये कितना भरा है या कितना नहीं भरा है उसको नापने के लिए इंजीनियर्स ने क्या किया है कि यहाँ पर हम दो एक सेंसर लगाते हैं जिसको हम कहते हैं डेल्टा प्रेशर सेंसर। क्या कहते हैं? डेल्टा प्रेशर सेंसर, डीपीएस, डेल्टा प्रेशर सेंसर या एग्जॉस्ट गैस प्रेशर सेंसर, ठीक है, या डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर, जो भी आप बोलना चाहें। अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से इसको पुकारती है। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि जो डेल्टा प्रेशर सेंसर आप देख रहे हो ये एक सिंपल प्रेशर सेंसर होता है, जैसा अपना मैप सेंसर होता है उसी तरीके से। और ये क्या करता है कि जो आपका अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में जो गैस का प्रेशर है, एग्जॉस्ट गैस का प्रेशर, उसको नापता है। अब समझ लीजिए कि अपस्ट्रीम में अगर 20 बार का प्रेशर आ रहा है और आपका फिल्टर पूरी तरीके से ओके है, तो उस केस में क्या होगा, जब वो डाउन स्ट्रीम में आएगा तो डाउन स्ट्रीम में भी 20 बार का प्रेशर बनना चाहिए, करेक्ट। लेकिन अगर ये भर गया, समझो अगर ये आधा भर गया, तो यहाँ पे क्या होगा, 20 बार का अपस्ट्रीम में होगा, लेकिन डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, 10 बार हो जाएगा। अब ये जो प्रेशर में जो ड्रॉप आया है इसी के हिसाब से आपका जो ईसीएम है वो ये पता कर लेता है कि आपका डीपीएफ कितना भरा हुआ है। ओके, अब पूरे के पूरे डीपीएफ सिस्टम के अंदर याद रखिए जो आपका डिफरेंशियल डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर्स है, इसके अंदर सिर्फ दो ही पार्ट होते हैं। एक होता है आपका डीपीएफ का फिल्टर, ठीक है, और दूसरा होता है आपका प्रेशर सेंसर, डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर बोलिए, जो भी मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर, जो भी आप समझना चाहें, ठीक है, ये दो ही पार्ट होते हैं। ओके, एंड इसीलिए हमेशा हमें ये याद रखना है कि ये जो फिल्टर है ये उसी तरीके का फिल्टर है जिस तरीके का आपका एयर फिल्टर होता है। और जिस तरह आपका एयर फिल्टर भर जाता है और उसको चेंज करने की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको रीजनरेट करने की जरूरत पड़ती है। अभी जो रीजनरेशन की प्रक्रिया है उससे होता क्या है, तो एक नई स्लाइड पे हम लोग चले जाते हैं। रीजनरेशन की प्रक्रिया से आपका जो सूट मास है वो बदल जाता है आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड, CO2, अपना CO, ये सारे और गैसेस में। और फिर ये गैसेस जो है आगे यूरिया में जाती है, यूरिया के साथ में रिएक्शन होता है HCR के अंदर, और जब ये बाहर निकलती हैं तो हमें मिलती है प्योर N2 और H2O, यानी कि ये गैसेस जो है बदल जाती है। अब जो सूट मास होता है वो होता है PM2.5, PM10, इस तरीके का। लेकिन जब ये बाहर जाता है तो ये पूरा कन्वर्ट हो जाता है, और इसीलिए रीजनरेशन की प्रक्रिया जरूरी है। अब एक चीज याद रखिए, रीजनरेशन की जो प्रक्रिया है वो ऑटोमेटिक अगर हो रही है, कैसे? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक रीजनरेशन में जो सूट मास होता है वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरी गैसेस में, और ये गैसेस आगे जाकर खत्म हो जाती है HCR में। कहां पर? HCR में, करेक्ट। लेकिन ऑटोमेटिक रीजनरेशन जो है वो तभी पॉसिबल है जब आपकी गाड़ी एक कांस्टेंट स्पीड पर चल रही है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है कि 20 से 20 मिनट तक करीब 2000 आरपीएम पर अगर आपकी गाड़ी चलेगी तो ये ऑटोमेटिक रीजनरेशन होता है। और ये ऑटोमेटिक रीजनरेशन कौन करता है? ये करता है आपका ECM। तो पहला जो रीजनरेशन होता है वो ऑटोमेटिक रीजनरेशन होता है। आपने देखा होगा कि BS6 की जो शुरुआती गाड़ियां आई थी उनमें क्या था कि एक बटन दिया होता था सिंपल सा आपके इसका सूट मास का, ठीक है, और उसको हम लोग गाड़ी चलते चलते में दबा देते थे तो रीजनरेशन जो है वो हो जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, क्योंकि इंडिया की कंडीशंस ऐसी हैं जहां पे हम लोग ये 20 मिनट्स के लिए सेम स्पीड पे बिना ब्रेक दबाए, बिना एक्सेलरेटर को दबाए ये हम लोग नहीं कर सकते हैं,
और इसीलिए हमें करना पड़ता है दूसरे तरीके का रीजनरेशन। तो ये जो मैंने आपको बताया ईसीएम, ईसीएम कैसे करता है रीजनरेशन? ईसीएम जो है ना आपके इंजेक्टर के अंदर पल्सेस जो है वो पल्स रेट बढ़ा देता है। क्या कर देता है? पल्स रेट बढ़ा देता है, जिससे फ्यूल ज्यादा जलता है और फ्यूल जलने की वजह से एग्जॉस्ट का जो टेम्परेचर है वो 650 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचकर आपका जो सूट मास है इसको कन्वर्ट कर देता है गैसेस में। ये होता है रीजनरेशन की प्रक्रिया। ठीक है, अब देखिए याद रखिए एयर फिल्टर में और आपके डीपीएफ के फिल्टर में सिर्फ इतना ही फर्क है कि एयर फिल्टर को हम बाहर निकाल के हवा मार के साफ करके लगा सकते हैं, डीपीएफ को हम बाहर निकाल के हवा मारते नहीं रहेंगे हर बार, और इसीलिए उसमें एक ऑटोमेटिक रीजनरेशन की प्रक्रिया दी जाती है। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के अंदर ये ऑटोमेटिक रीजनरेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए हमें दूसरे तरीके का रीजनरेशन करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं फोर्स्ड रीजनरेशन। क्या कहते हैं? फोर्स्ड रीजनरेशन। ठीक है, तो हम लोग एक नेक्स्ट इस पे चले जाते हैं। अब फोर्स्ड रीजनरेशन जो है आपका, उसमें भी क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि अब जो है ना आपका ईसीएम जो है वो रीजनरेशन नहीं कर सकता ऑटोमेटिकली, तो फोर्स्ड रीजनरेशन हम लोग करते हैं हमारे डायग्नोस्टिक टूल के द्वारा। याद रखिए, स्कैनर स्कैनर मत बोलिए, डायग्नोस्टिक टूल बोलिए, और स्कैनर चलाने वाले जितने भी लोग हैं वो प्लीज एक डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन बनिए, क्योंकि स्कैनर नहीं होता है, स्कैनर पहले आते थे, अब डायग्नोस्टिक टूल आते हैं। ठीक है, तो आपने जो अभी ये देखा डायग्नोस्टिक टूल के जरिए हम लोग करते हैं। अब इसमें क्या होता है, कुछ लिमिट्स होती है। एग्जांपल के तौर पे कि अगर आपकी 37 ग्राम से कम का सूट है, देखो इसका मतलब होता है कम, लेस देन 37 ग्राम। ओके, तो अगर आपका लेस देन 37 ग्राम का सूट मास है तो वो तो आप इजीली स्कैनर से कर दोगे। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, बस कुछ शर्तें होती है स्कैनर से जब आप कर रहे हो, तो याद रखिए इसके अंदर कोई भी डीटीसी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डीपीएफ रिलेटेड आपकी डीटीसी होनी चाहिए। अगर कोई भी फॉल्ट कोड उसके अंदर मौजूद होगा तो ये रीजनरेशन आपका होता नहीं है। दूसरा एक चीज याद रखिए, आपका ईजीआर, एयर फिल्टर, आपका टर्बो, आपके जो इनटेक के पाइप्स हैं, आपके इंजेक्टर्स, इनके अंदर कोई भी मैकेनिकल प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। यानी ईजीआर आपकी ओके काम करनी चाहिए, एयर फिल्टर आपका ओके काम करते रहना चाहिए, टर्बो आपका ओके काम करना चाहिए, इनटेक पाइप जो है आपके वो सही तरीके से कहीं से लीक नहीं है, टूटे हुए नहीं है, ये सब ओके होने चाहिए, इंजेक्टर आपके जाम नहीं है, ये सब ओके होते रहना चाहिए। ठीक है, तब जाके आपका इजीली आप स्कैनर के जरिए 37 ग्राम तक का सूट मास जो है वो इजीली क्लीन कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। याद रखिए, मैंने यहाँ पर क्लियरली आपको बताया है कि कोई फॉल्ट कोड नहीं होना चाहिए, ईजीआर जाम नहीं होना चाहिए, ईजीआर की वॉल्व ठीक से काम करनी चाहिए, एयर फिल्टर नहीं हो, एयर फिल्टर बढ़िया तरीके से काम करना चाहिए, टर्बो, इंटेक, तो इंटेक रिलेटेड सारे पार्ट, चाहे वो मास एयर फ्लो सेंसर हो गया, ये सब ओके काम करने चाहिए। तो आपका जो सूट मास 37 ग्राम का है वो एकदम बढ़िया परफेक्ट क्लीन हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अब दूसरा तरीका जो है, दूसरे में क्या प्रॉब्लम है कि अगर आपका 37 ग्राम से ज्यादा है लेकिन 60 ग्राम से कम है। ओके, याद रखिए मैं अलग अलग तरीके से आपको लोगों को बता रहा हूं। अब अगर आप ये देखोगे तो इसमें एक चीज बोली जाती है हमेशा से कि 37 ग्राम के ऊपर लोग बोलते हैं कि 37 ग्राम के ऊपर कभी भी रीजनरेशन नहीं होता है, इसको हम फोर्स रीजनरेशन कहते हैं। ठीक है ना, तो 37 ग्राम के ऊपर रीजनरेशन होगा कि नहीं होगा, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका कोई फॉल्ट कोड नहीं है, आपका इंजन एकदम परफेक्ट कंडीशन में है, इंजन की ऑयलिंग सर्विसिंग वगैरह जो होनी चाहिए वो परफेक्टली सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और एक फैक्टर यहाँ पर आता है, अगर आप रीजनरेट करना चाहते हो, ये भी स्कैनर के जरिए ही आप रीजनरेट कर लोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस आपको करना क्या होगा, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। रीजनरेशन करने से पहले ये सारी चीजों का ध्यान रखो। एक तो देखो ये मैंने साइड में लिखे हुए, ये सारी चीजों का ध्यान रखो। एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ कि प्लीज आप लोग जो है ना, एक तो
आप अपना, जब आप ये क्लास ले रहे हो तो एक अगर आप पेन पेंसिल ले सको, देखो अब छुट्टी का दिन है, शायद लोग घर पे होंगे, तो अगर पेन और पेंसिल लेकर आप एक नोटबुक लेकर बैठो तो आपका ये फायदा ही करेगा, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद में 37 ग्राम से लेकर 60 ग्राम तक कैसे करना है, तो रीजनरेशन जो सॉफ्टवेयर के जरिए होता है वो तो सेम ही होगा। अब एक चीज और याद रखो, आज के सेशन में ना मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर सिखाने वाला नहीं हूं, क्योंकि सॉफ्टवेयर का अगर आपको पता करना है कि सूट मास्क कैसे रीजनरेट किया जाता है, डीपीएफ रीजनरेशन कैसे करना है, भर भर के यूट्यूब के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ उसी काम की है, उसके पीछे और उसके आगे जो बहुत सारी चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो वो कैसे करना यूट्यूब पे देख लेना, बट ये यूट्यूब पे आपको कोई बताएगा नहीं, तो वो चीज याद रखिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 60 ग्राम तक अगर आपको करना है तो इंजन की कंडीशन आपकी परफेक्टली होनी चाहिए, और आपको जो आपका डीपीएस है, डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर के दोनों पाइप होस पाइप जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये दोनों होस पाइप को रिमूव कर देना है। क्या करना है, रिमूव करना है और रीजनरेट करना है, आपका रीजनरेशन आराम से हो जाएगा। बट यहां पर याद रखिए, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, अगर ये सारी चीजें ओके आपकी नहीं है तो ये नहीं होगा, सोचना भी मत, वरना आप बोलोगे सर आपने बोला था 37 ग्राम के ऊपर हो जाएगा, हम तो कर रहे थे मगर हुआ नहीं। वो इसलिए नहीं हुआ। अब इसको थोड़ा सा इसके पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं, क्यों मैं बोल रहा हूँ। देखिए, अगर कोई फॉल्ट कोड है तो वो तो ईसीएम जो है ना अलाउ करता ही नहीं, बिल्कुल भी रीजनरेशन अलाउ नहीं करेगा। लेकिन ईजीआर क्यों ओके होना चाहिए, देखिए ईजीआर क्या है, ईजीआर जो है ना एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम होता है, यानी एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेट की जाती है इनटेक मैनिफोल्ड में। ठीक है, अब अगर आपकी ईजीआर जाम होती है ना, तो जाम होने पे उसके अंदर भी सूट मास कलेक्ट होता है। ठीक है, और वही सूट मास जो है जब रीजनरेट सॉरी रीडायरेक्ट किया जाता है, रिसर्कुलेट किया जाता है इंजन में, तो जब इंजन के आपके सिलेंडर में जाके वो जलता है फ्यूल के साथ में, तो वो और ज्यादा सूट मास पैदा करता है। ऐसे में अगर इसी कंडीशन में हम लोग बार बार रीजनरेशन करने का ट्राई करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्या होगी कि आपका डीपीएफ जो है और ज्यादा जाम होता जाएगा। और आपने ये देखा भी होगा कि कई बार हम लोग रीजनरेशन कर रहे हैं और ज्यादा जाम हो रहा है, और ज्यादा जाम हो रहा है। उसका रीजन ये होता है आपका ईजीआर, एयर फिल्टर, टर्बो, ये सब जब आपके सही से काम नहीं कर रहे होते हैं, इनकी एफिशिएंसी लॉस होती है, उस टाइम पे ये काम होता है। अब दूसरा एक पॉइंट आता है, लॉजिकली समझाता हूं कि सर ये होस पाइप निकालने से क्या होगा। ये निकालने से क्या होता है कि अभी मैंने आपको बताया था कि आपका जो ईसीएम है वो दो जगह से एक्चुअली में प्रेशर ले रहा होता है। ठीक है, एक होता है अपस्ट्रीम से और दूसरा होता है डाउनस्ट्रीम से, और ये दोनों प्रेशर जो है आपके डीपीएस सेंसर के अंदर जा रहा है। कहां पर, डीपीएस सेंसर से ईसीएम को जा रहा है। अब अगर आप ये पाइप निकाल दे तो याद रखो सेंसर का वायर सॉकेट नहीं निकालना, मैंने यहाँ पे होस पाइप लिखा हुआ है। अगर आप ये पाइप डिस्कनेक्ट कर देते हो तो ईसीएम को जो प्रेशर मिलता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलता है, यानी जो वातावरण का प्रेशर है ना एयर का, वो उसको मिलता है, और वो दोनों सेम मिलता है। तो ईसीएम को लगता है कि भाई अभी जो है डीपीएफ इस कंडीशन में है कि मैं इसको रीजनरेट कर सकता हूँ, और वो रीजनरेशन लेना शुरू कर देता है। ठीक है, एक बार शुरू हो गया तो उसके बाद आप उसको छेड़िए मत जब तक कि वो अपने आप बंद नहीं होता। और जब वो बंद हुआ तो एक बार देखिए कि उसने सूट मास कम किया है या ज्यादा किया। अगर ज्यादा किया तो उस केस में आपके इंजन में प्रॉब्लम है, इंजन कस्टमर ने मेंटेन नहीं किया है। ठीक है ना, तो वो चीज भी सब लोगों को ध्यान में रखनी है। ओके, अब देखो मैं आज आप लोगों को है ना सारी प्रॉब्लम बता दूंगा। हालांकि डीपीएफ के ऊपर तो मैंने इससे पहले एक वीडियो भी बनाई थी यूट्यूब के ऊपर, वो भी वीडियो बहुत सारे लोगों ने मतलब अप्रिशिएट किया था, 1 लाख से ज्यादा व्यूज है उसके ऊपर। लेकिन अभी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो मैं आपको सारे तरीके बता रहा हूँ और डिटेल में बता रहा हूँ, जिससे कि अगर आपके पास में ये प्रॉब्लम आए तो आप इसको सॉल्व कर सको। इसके बाद आता है कि अगर ये 60 ग्राम से ज्यादा है, कितना भी, 70, 80, 100, 200, 500, कितना भी हो, ठीक है, तो उस केस में रीजनरेशन यहां तक हम लोग रीजनरेशन कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इतने में, याद रखिए इतने में हम रीजनरेट कर सकते हैं। 60 ग्राम के ऊपर फोर्स्ड रीजनरेशन नॉट पॉसिबल, याद रखिए फोर्स्ड रीजनरेशन आप नहीं कर सकते हैं। अब एक चीज और याद रखिए कि लोग क्या करते हैं ना कि आजकल आपने देखा होगा आई स्मार्ट लेकर आते हैं और आई स्मार्ट लाके रीजनरेट करके दे देते हैं। वो जो रीजनरेट हो रहा है वो 50 किलोमीटर का एक्सटेंशन मिल जाता है, सिर्फ क्या मिलता है, 50 किलोमीटर का एक्सटेंशन।
यानी कि आप कंपनी ने एक सिस्टम बनाया कि ईसीएम को आप 50 किलोमीटर के लिए बस आपने रीसेट कर दिया, और रीसेट करने के बाद वो कंटिन्यू आपको आगे गाड़ी जाने देगा। आप 50 किलोमीटर चलाइए, उसके बाद में वो ठीक हो जाएगा। तो ये जो फोर्स रीजनरेशन का जो आपको 50 किलोमीटर का एक्सटेंशन मिलता है, ये ही होगा, इसके अलावा नहीं होगा। 50 किलोमीटर पे गाड़ी में सेम कंडीशन आ जाएगी, पिकअप लॉस हो जाएगा। अब पिकअप लॉस करने का तरीका क्या होता है, ईसीएम क्या करता है, जैसे ही आपके सूट मास हाई हो जाता है ना, वो फॉल्ट बना देता है सूट मास हाई का, ईजीआर बंद कर देगा, टर्बो बंद कर देगा, ठीक है, दोनों बंद कर देगा। इससे क्या होगा, गाड़ी आपकी 1000-1500 आरपीएम पे तो चलेगी, लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलेगी, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि अगर फोर्स्ड रीजनरेशन नॉट पॉसिबल है, ठीक है, तो फिर क्या किया जाए। ओके, तो ऐसे में हम लोग 60 ग्राम के ऊपर हम करते हैं डीपीएफ क्लीनिंग। ठीक है, डीपीएफ क्लीनिंग। डीपीएफ क्लीनिंग कैसे करना है, क्या करना है, इसका डिटेल में जो है ना, आप लोगों को ट्रेनिंग जो है अगर चाहिए होगी तो वो हमारा मास्टर क्लास जो है उसके अंदर हमने कवर किया हुआ है। ओके, कि डीपीएफ क्लीनिंग कैसे की जाती है, उसका सही तरीका क्या होता है, वो सब हमने कवर किया है, क्योंकि वो एक लंबा प्रोसेस है जो डिटेल में हमें कवर करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया डीपीएफ। अब इसके बाद में आता है डीपीएफ के अंदर और प्रॉब्लम क्या है। ये तो प्रॉब्लम सभी लोगों को पता है, राइट। तो आज आप हमारी ट्रेनिंग ले रहे हो, तो आप हमारी ट्रेनिंग से क्या फायदा। तो डीपीएफ की और भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि आपका जो डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर है, सेंसर, इसके वायरिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई, ये भी याद रखिए, ठीक है। तो ये एक सेंसर है, सेंसर की वायरिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। उसी तरीके से आपके सेंसर खराब हो सकते हैं। ओके, तो इसको कैसे ये करें, तो मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल करके बता रहा हूं। जनरली ये जो आप देखोगे, ये 3 वायर या 4 वायर का आपको मिलेगा। अगर 3 वायर का है तो इसमें आपको वोल्टेज मिलेगी 5 वोल्टेज, ग्राउंड 0.0। अगर 4 वायर का है तो ये 5 वोल्टेज, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी वोल्टेज होती है ओपन हार्नेस में। किसमें, ओपन हार्नेस में। कभी अगर आपके पास में आए तो प्लीज आप इसको चेक जरूर कीजिए। ये वोल्टेज अगर आपको सही आ रही है तो आपका सेंसर फॉल्ट है, सेंसर नया डालो, ठीक है। इसके अलावा आपके डीपीएफ में एक फिल्टर है, फिल्टर को लेके जो कुछ भी मैंने आपको बता दिया। और दूसरा हो गया आपका डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर। ये प्रेशर सेंसर की वोल्टेजेस मैंने आप लोगों को बता दी। अगर कभी आपके पास में आए तो प्लीज उसको इसी तरीके से चेक कीजिए, ठीक है। अब ये हो गया डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर। एक और दूसरी प्रॉब्लम आती है जो कि मैकेनिकल प्रॉब्लम होती है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि सर डीपीएफ सूट मास बार बार क्यों जमा हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्ली सूट मास कलेक्शन, बरोबर है, अर्ली सूट मास कलेक्शन। तो उस मामले में ये जो प्रॉब्लम होती है आपकी, आप बार बार रीजनरेट कर रहे हो, रीजनरेशन के बाद में 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, ठीक है, 1000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, इसमें वो रिटर्न आ जाता है, वापस से आ जाता है। अब होता क्या है मालूम है, जब पहली बार आता है, तो पहली बार जब आता है तो ये करीब करीब 15 से 20,000 किलोमीटर पे आता है। डिपेंड करता है कस्टमर गाड़ी कैसे चलाता है उसके हिसाब से। दूसरी बार और कम हो जाता है, तीसरी बार और कम हो जाता है, चौथी बार और कम हो रहा है, पांचवी बार और कम हो रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, पहली चीज तो समझिए कि अगर आपका रीजनरेशन हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो 100% क्लीन हो रहा है। ओके, मतलब ये कि आपका रीजनरेशन 2 ग्राम पे जैसे ही सूट मास आ जाता है, यानी सूट मास आपका 2 ग्राम के नीचे आ गया, तो ईसीएम क्या करता है, रीजनरेशन को बंद कर देता है। इसका मतलब जब आप रीजनरेशन कर देते हो तो उसके अंदर ऑलरेडी 2 ग्राम होता है, कम से कम। ओके, हर कंपनी का अलग अलग होता है साइज के हिसाब से। किसी किसी में 5 ग्राम पे भी रीजनरेशन बंद हो जाता है, गाड़ी आपकी ओके हो जाती है, सूट मास आपको
जीरो दिखाता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर 4 या 5 ग्राम या 2 ग्राम होता ही है। ये 2 ग्राम प्लस अब जब आप ऐड करोगे नेक्स्ट टाइम जब गाड़ी चलेगी, तो कस्टमर की यहां पे आते आते ना एक और बड़ी गलती क्या हो जाती है, जब इस बार सूट मास का एरर आया था, ठीक है, सूट मास हाई का एरर, तो उसमें भी वो गाड़ी को चला रहा था, कंटिन्यू चला रहा था, उसने 100 किलोमीटर चला लिए, 200 किलोमीटर चला लिए, 500 किलोमीटर चला लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको प्रॉब्लम आ ही रही थी, बरोबर। एंड इसीलिए उसको गलती क्या हुई यहाँ पर, उसने सेम कंडीशन में गाड़ी चला ली। जब ऐसी कंडीशन में गाड़ी चलाई जाती है तो ईसीएम ने क्या किया था, ईजीआर को बंद किया था, टर्बो को बंद किया था, और क्योंकि टर्बो और ईजीआर नहीं खुल रहे थे तो आपका जो सूट मास एग्जॉस्ट में बन रहा था वो और कलेक्ट होना लग जाता है, वो जल्दी जल्दी आपको वापस से आना शुरू हो जाता है। तो अब जब आप नेक्स्ट टाइम रीजनरेट करते हो तो ये प्रॉब्लम। दूसरी चीज के आपने डीजल फिल्टर, ठीक है, आपका एयर फिल्टर, हम लोग क्या कर रहे हैं, अरे सूट मास का प्रॉब्लम है, सिर्फ सूट मास रीजनरेट करके दे दो, डीपीएफ रीजनरेट करके दे दो, ठीक है, एयर फिल्टर, डीजल फिल्टर, आपका मास एयरफ्लो सेंसर, टर्बो, आपका टर्बो बूस्ट प्रेशर सेंसर, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल बताता हूं, अगर आप चाहते हो कि आपका कस्टमर कम से कम 10,000 किलोमीटर में आपके पास दोबारा आए रीजनरेशन करने के बाद, तो आप उसको जो है ना अच्छा गैरेज वाले की तरीका बता रहा हूं, बाकी आपकी इच्छा, आप लोग अगर करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। एक पैकेज ये है कि आप जब अगली बार आपके पास में कस्टमर आए रीजनरेशन करवाने के लिए, तो जब आप रीजनरेशन करो उससे पहले उसका डीजल फिल्टर, एयर फिल्टर, मास एयर फ्लो, टर्बो, टर्बो बूस्ट प्रेशर सेंसर, इन सब को बाहर निकाल के चेक कीजिए और देखिए उसके ऊपर सूट कलेक्टेड दिखाई दे रहा है क्या। डीजल फिल्टर इसलिए जरूरी होता है कि अगर डीजल में इम्प्योरिटीज हैं, जो कि इंडिया के अंदर आपको पता है कि हमें जो है ना, जो डीजल पेट्रोल है उसके अंदर बहुत सारा कचरा होता है जब हम लोग भरवाते हैं, तो वही कचरा जो है जाके हमारे सिलेंडर में जब जलेगा तो सूट मास ज्यादा भरेगा और जल्दी जल्दी आते जाएगा। इसीलिए डीजल फिल्टर चेक कर लीजिए, एयर फिल्टर चेक कर लीजिए, मास एयर फ्लो। तो एक पैकेज बनाइए कि भाई सर आपका जो है ना एक रेगुलर सर्विस होगी जिसके अंदर सारे फिल्टर वगैरह चेंज किए जाएंगे, ठीक है, और उसके साथ साथ रीजनरेट करके दे देंगे। अब ये जब पैकेज आप बनाओगे तो मैं एक चीज का भरोसा आपको दिलाता हूं, अगर आपने सारे सभी चीजें परफेक्टली क्लीन की है, सॉरी यहाँ पे एक चीज लिखना भूल गया मैं, ईजीआर वॉल वेरी इंपॉर्टेंट, ईजीआर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है आपके सूट मास बढ़ने पर। ईजीआर, टर्बो और एयर फिल्टर, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा असर डालती हैं आपके सूट मास को बढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि इन सब चीजों पे ध्यान देना है, इन्हें चेक करना है कि भाई ये भरे हुए तो नहीं है। अगर ये भरे हुए नहीं है, आपकी ईजीआर का थ्रॉटल भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, थ्रॉटल भी जाम होती है और वैसे ही उसी कंडीशन में हम लोग कस्टमर को बोलते हैं कि रीजनरेट करके दे दिया। अब रीजनरेट करके दिया 100 किलोमीटर, मेरे पास ऐसे ऐसे केस भी आए हैं जिसमें एक कस्टमर का सिर्फ 100 किलोमीटर में वापस से लाइट आ जाती थी, ठीक है। अब एक चीज समझिए, जब रीजनरेशन कर रहे, रीजनरेशन ले रहा है तो वापस से 100 किलोमीटर में क्यों लाइट आ रही है, और सूट मास दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, सूट मास आपका इंजन ज्यादा बना रहा है। और सूट मास इंजन ज्यादा बनाने का रीजन क्या है, सूट मास इंजन ज्यादा बनाने का रीजन ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, एक पैकेज बना लीजिए, उस पैकेज में आप क्या कीजिए, डीपीएफ रीजनरेशन एंड सर्विस, इस तरीके का एक पैकेज बनाइए, जो भी चार्ज आप करना चाहें, आपका जितना समय लग रहा है उस हिसाब से, और आप देखोगे कि आपका जो कस्टमर है वो कम से कम 5,000 से लेके 10,000 किलोमीटर से पहले आपके पास में नहीं आएगा, अगर परफेक्ट रीजनरेशन हो गया तो, ठीक है। तो ये हो गया आपके डीपीएफ के बारे में। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एससीआर सिस्टम को समझते हैं। किसको समझते हैं, एससीआर सिस्टम को। आई होप आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे जो भी मैंने आप लोगों को बताया है, ओके। तो अब हम लोग जाएंगे यूरिया में, तो हम लोग यूरिया को भी एक्सप्लेन ये करेंगे। तो आई होप मेरी स्क्रीन सब लोगों को दिखाई दे रही है। देखिए मैं एक चीज आपको बता रहा हूं कि मैं ना जो भी ट्रेनिंग बनाता हूं वो टू द पॉइंट होती है और हर पर्सन के काम की ही होती है, तो अगर आप लोग नोट्स बनाओगे तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा।
ओके, इसके बाद में हमारा आ गया यूरिया वाला सिस्टम। यूरिया वाले सिस्टम को हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है। उससे पहले हम क्या करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि इंजन एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिए आपका एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम कहते हैं हम लोग इस वाले पार्ट को, ठीक है। ये वाला पार्ट जो आपका होता है, ये होता है आपका एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। अब यहां पर एक चीज आपको देखनी जरूरी ये है कि इस ब्लॉक चार्ट में हमें क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि यहां पे कौन से पार्ट हैं। देखिए, ये हो गया इनटेक मैनिफोल्ड और ये हो गया एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। अब इनटेक मैनिफोल्ड में जितने भी पार्ट हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपका चाहे टर्बो हो, थ्रॉटल वाल्व हो, ये रहा आपका टर्बो, ये आपका कंप्रेसर है, मास एयरफ्लो सेंसर, एयर फिल्टर, आपका मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, इंटरकूलर, ईजीआर वॉल, ईजीआर का मॉड्यूल, कूलर बाईपास, ईजीआर कूलर, ये सब जो है ये फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपका सूट मास ज्यादा बढ़ता है। अब आप देखिए यहाँ पर आपका इग्निशन कॉइल, हीटर प्लग वगैरह तो नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि हीटर प्लग या आपका जो इंजेक्टर होता है उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादा जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है इनटेक मैनिफोल्ड में जितने भी सिस्टम लगे हुए हैं उनके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से प्रॉब्लम पैदा होती है, ठीक है। इसके बाद में अब अगर हम लोग देखें तो ये है हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में क्या हो रहा है, देखो एक पाइप है हमारी, बाईपास वॉल के जरिए हम लोग ईजीआर से रीसर्कुलेट करते हैं, और यही एक वजह होती है कि ईजीआर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है आपके सूट मास बढ़ने के लिए। क्योंकि जब एग्जॉस्ट निकल रही होती है तो उसमें ऑलरेडी सूट मास होता है, उसमें से कुछ एग्जॉस्ट को ठंडा करके हम लोग ईजीआर के जरिए वापस से रीसर्कुलेट करते हैं इंजन में, ठीक है। तो ये जो रीसर्कुलेशन होता है इस प्रोसेस में अगर आपकी ईजीआर की वॉल जाम होगी या ईजीआर की वॉल में सूट मास जमा होगा तो वो और ज्यादा इसके अंदर कलेक्ट होता है और इनटेक मैनिफोल्ड में जाता है, और इनटेक मैनिफोल्ड में जो हवा गई है वो मिलके ज्यादा सूट मास प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसी को ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें ये ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। अब अगर हम लोग प्योर ये साइड देखें हमारी कौन सी, ये देखिए आपका यहां से मेरी एग्जॉस्ट गैस निकली, टर्बो का जो मेरा टर्बाइन है उसको उसने रोटेट किया यानी स्पिन करना शुरू किया। स्पिन करने के बाद एग्जॉस्ट गैस मेरी आगे जाती है, यहाँ पे लगा होता है डीओसी यानी डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट। ये आपके ज्यादातर जो है ना बड़ी गाड़ियों में और बड़े इंजन में आता है, और ये आपका जो पुराना वाला कैटलिस्ट होता है उसी की तरह काम करता है। इसके दो सेंसर होते हैं, एक होता है T4 सेंसर, T5 सेंसर। ये जो सेंसर होता है वो होता है एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर सेंसर। इसके बाद में आप अगर आगे जाओगे तो यहाँ पे ये आपका होता है DPF, ठीक है। और ये वाला एरिया जो होता है पूरा ये होता है SCR। यहाँ पे आपका इंजेक्टर का डोजिंग मॉड्यूल आ गया, यहाँ पे डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर अगर आप देख सकते हो जो मैंने आपको बताया था DPF के लिए वो आ गया, और लास्ट में लगा होता है एक नॉक्स सेंसर। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ईट्स क्या कहते हैं इसको, ईट्स को परफेक्ट काम करने के लिए इनटेक मैनिफोल्ड परफेक्ट काम करना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज सब लोगों को याद रखनी है। आई होप ये ब्लॉक डायग्राम के जरिए आप लोगों को ये पता चल गया होगा क्या क्या कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद में ये जो है ना एक महिंद्रा का ही हम लोगों ने लेआउट लिया हुआ है जिसके जरिए हमको ये पता चलता है कि इंजन लेवल चेंजेस क्या है और एग्जॉस्ट लेवल चेंजेस क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंजन लेवल में कोई ज्यादा जो है ना चेंजेस हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये नॉर्मल ही चेंजेस हैं। मतलब अपग्रेड ज्यादा है इसमें। देखो जनरेशन 6, जनरेशन टू, इसका मतलब ये जो इंजन वाला पार्ट है इसके अंदर आपको अपडेट्स दिखाई दे रहे हैं पार्ट्स में, इसमें बहुत ज्यादा आपको
कुछ नए पार्ट नहीं दिख रहे। लेकिन जब यहाँ पे आते तो हम लोगों को डीओसी एलएनटी दिखाई देता है, हालांकि अभी ये मैंडेटरी नहीं है, दिस इज ऑप्शनल, लेकिन डीपीएफ दिखाई देता है आपको, डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर, लिक्विड फ्लो सेंसर, एग्जॉस्ट टेम्परेचर सेंसर, T4 T5 सेंसर, नॉक्स सेंसर, लैम्बडा सेंसर, सप्लाई मॉड्यूल, ये सब जो है न्यू है, ये सारे मॉड्यूल न्यू है। ठीक है, इनमें से जो सबसे खतरनाक है अगर हम लोग वो देखें तो वो कौन सा है, वो हमारा SCR सिस्टम। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो SDPF, ठीक है, तो वो ये सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे मुश्किल है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को डीपीएफ के बारे में बताया, डीपीएफ के बारे में जो कुछ भी है वो इतना ही है, इससे ज्यादा डीपीएफ के बारे में एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग है ना इसका एक बार इंजन मैनेजमेंट सिस्टम का इनपुट आउटपुट समझ के ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो देख रहे हो आप ये सेंसर है, इतने सारे सेंसर, जैसे मास एयर फ्लो सेंसर, वीजीटी एक्चुएटर सेंसर, ये आपका टर्बो का सेंसर होता है। ईवीजीटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो। ठीक है, इसके बाद आता है बूस्ट एयर टेम्परेचर सेंसर, जैसे मैंने आपको बताया था आपका बूस्ट टेम्परेचर, बूस्ट प्रेशर सेंसर या बूस्ट टेम्परेचर सेंसर, इनटेक मैनिफोल्ड एयर प्रेशर सेंसर, ईजीआर वॉल पोजीशन सेंसर, थ्रॉटल वॉल पोजीशन सेंसर, ये सब जो है ना आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद में आपका देखो इलेक्ट्रिक ईजीआर एक्चुएटर, इलेक्ट्रिक वीजीटी एक्चुएटर, टर्बो वॉल एक्चुएटर, ईजीआर कूलर बाईपास, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। फिर आपका फ्यूल रेल प्रेशर, वाटर इन फ्यूल सेंसर, वाटर टेम्परेचर सेंसर, सॉरी फ्यूल टेम्परेचर सेंसर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट स्पीड सेंसर, ये तो आपके इंजन के लिए हो गया जनरली, ये आपका इंजन के लिए होता है, स्टार्टिंग सिस्टम, फ्यूल सिस्टम या आपका एयर सिस्टम। यहाँ पे है इनपुट और यहाँ पर है आउटपुट। ये इनपुट आउटपुट समझना बहुत जरूरी है। यहाँ से मिली हुई इंफॉर्मेशन के जरिए ईसीएम यहाँ पर जो आगे काम करना होता है वो करता है, इसको कहते हैं हम लोग इनपुट। सो दिस इज इनपुट, आप एरो देख सकते हो, ये इस तरफ है और ये वाला आउट की साइड है। ठीक है, इसके बाद कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, ये कूलिंग के लिए होता है आपका। ये देखो फैन, हाई स्पीड एंड लो स्पीड रिले। तो क्या हो रहा है, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर से मिले इनपुट के जरिए हम लोग लो स्पीड और हाई स्पीड फैन को चलाना और बंद करने का काम करते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखते हैं जो हमारा ईट्स का इनपुट आउटपुट है, ईसीएम सेम ही है, लेकिन जो है ना डिफरेंस यहां पर देखो क्या हो गया है। आपका डीओसी का आपका T4 अपस्ट्रीम टेम्परेचर सेंसर, डाउनस्ट्रीम टेम्परेचर सेंसर और डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर, ये आपका डीओसी और डीपीएफ के लिए मॉनिटरिंग है। अब यहां पर एक चीज आपने नोटिस करना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि डीपीएफ और डीओसी को काम करने के लिए इतने 3 सेंसर्स की हमें जरूरत पड़ती है, मैंडेटरी, ये इनपुट चाहिए ईसीएम को। लेकिन यहाँ पे किसी तरीके का कोई आउटपुट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, यानी ये सिर्फ फिल्टर है और कैटलिस्ट है, इनमें किसी तरीके का मूविंग पार्ट नहीं है और इसीलिए इनके ऊपर काम करना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारा डीएफ अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर, डीएफ टैंक टेम्परेचर सेंसर। ये इनपुट हो गया आपका किसके लिए, एससीआर के लिए। आउटपुट देखो, एससीआर का रिले, डीएफ सप्लाई पंप, डीएफ बैक फ्लो पंप, डीएफ डोजिंग मॉड्यूल, कूलेंट, इलेक्ट्रिक वाटर पंप, इतने सारे कंपोनेंट जो हैं वो आपको काम पे आ रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है। और अगर सिग्नल की बात करें हम लोग, तो सिग्नल जो है हमारा सिर्फ दिखाई क्या दे रहा है, यहां पर 2 सिग्नल। आउटपुट देखो कितने हैं, इनपुट यहां पर देखो 1 और 2, आउटपुट देखो 1 2 3 4 5 आउटपुट। और यही चीज हमें समझना जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम कहीं भी हो सकती है। हर बार आप सॉफ्टवेयर के जरिए कोई जादू नहीं कर दोगे और आपका जो गाड़ी है वो एकदम ओके हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पूरा सिस्टम को समझना जरूरी होता है। और हुआ क्या है पता है, BS6 आज 5 साल हो गए, 5 साल के बाद भी BS6 जो है ना वो सबके सर का दर्द बना हुआ है, ऐसा भूत बना हुआ है, दांत निकाल के सबको डरा रहा है। करेक्ट, उसका रीजन ये है कि हम लोग अभी भी ये नहीं समझ पा रहे जो हमारा ईट सिस्टम है उसका इनपुट आउटपुट क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो वही मैं आज आप लोगों को समझा रहा हूँ। इसके बाद में ये हो गया देखो आपका, इसके बाद में आता है आपका डाउनस्ट्रीम नॉक्स सेंसर, ये आपके नॉक्स मॉनिटरिंग के लिए होता है। यहाँ पर भी देखो किसी तरीके का कोई आउटपुट नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्या आउटपुट मिला, रिले, पंप, बैक फ्लो पंप, मॉड्यूल, डोजिंग मॉड्यूल। करेक्ट, तो ये 5 हमको आउटपुट मिले। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आ जाता है हमारा ऑयल प्रेशर सेंसर, रेफ्रिजरेंट, ये आपके
एसी के लिए हो गया एडिशनल इंजन इलेक्ट्रॉनिक। तो ये इंजन ईसीएम के द्वारा जो एक और काम किया जाता है वो एसी कंप्रेसर रिले को चालू करने का, उसके लिए यहाँ पर आउटपुट दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 लेआउट के जरिए मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि ईसीएम के इनपुट और आउटपुट क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर है ना हम लोग कुछ डिफिकल्ट फॉल्ट को देख लेते हैं, और इन फॉल्ट्स को जनरली कोई भी एड्रेस नहीं करता है। देखो P05F300 चाहिए तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, SCR रिले ओपन लोड। ठीक है, यहां पर देखिए SCR रिले शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड, SCR रिले शॉर्ट सर्किट टू बैटरी, SCR रिले स्टक क्लोज्ड। वेरी नाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां पर देखिए स्टक ओपन ओवर टेम्परेचर। ये जो सारे फॉल्ट आप देख रहे हो, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसकी वजह से यूरिया आपका काम नहीं करता और यूरिया का फॉल्ट बनता है, वो होता है आपका SCR का रिले। अब पहला वाला फॉल्ट क्या है? ओपन लोड, शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड, शॉर्ट सर्किट टू बैटरी, स्टक ओपन, स्टक क्लोज, ओवर टेम्परेचर। यहाँ पे मेरे पास में इसका डायग्राम है, डायग्राम के जरिए आपको बताता हूँ। ये देखो, कोई भी जो जिस तरीके से हमारा कोई भी रिले होता है वही हमारा रिले है। 4 पिन का हमारा ये रिले है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो नंबर है इन पे मत जाइए, ये हमारी कॉइल साइड है, ठीक है, और ये हमारी स्विच साइड है। करेक्ट। कॉइल को ये वाला जो पार्ट है वो ईसीएम से आ रहा है, जो कि हमारा क्या है? नेगेटिव। कहां से आ रहा है? ईसीएम से, ग्राउंड। और ये हमारा आ रहा है फ्यूज बॉक्स से, फ्यूज के जरिए जो आएगा आपका ईएमएस रिले से। करेक्ट। इंजन मैनेजमेंट ईसीयू रिले। तो ईसीएम को जो इग्निशन से जा रहा है वो उसी सेम रिले से यहां पे आउटपुट आता है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली इसके लिए, वो ये कि इस ईसीएम में, सॉरी, इस रिले में दोनों जो है, यानी नेगेटिव कंट्रोल वाला वायर भी, इसको हम लोग कंट्रोल वायर कहते हैं, ठीक है, और जो हमारा 86 है, सो दिस इज लाइक 85 एंड दिस इज 86, ये आपका 30 हो गया और ये आपका 87 हो गया। ठीक है, तो आपका जो 86 वाला जो वायर है वो भी ईसीएम ऑन होने के बाद ही यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट पॉजिटिव नहीं है। और ये जो 30 है वो आ रहा है, देखो यहाँ पर 10 एम्पियर के फ्यूज जो गया डायरेक्ट बैटरी में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हमें देखना होता है। मैं आप लोगों को एक टिप बता देता हूं, आप लोगों को कैसे पता चले कि 86 में जो आ रहा है वो 30 वाला 12 वोल्टेज नहीं है। किसी भी गाड़ी के अंदर जो आपको 12 वोल्टेज दिखाई देती है वो दो तरीके की 12 वोल्टेज होती है। एक होता है वी बैट। वी बैट जो होता है वो सीधा सीधा बैटरी से आता है, याद रखिए, बैटरी, बैटरी से फ्यूज बॉक्स। दूसरा होता है इग्निशन। इग्निशन जो है वो या तो इग्निशन रिले से आता है या फिर आपके ईसीयू रिले से या ईसीएम रिले से आता है। ठीक है, ईसीएम रिले वही रिले होता है जिसके ऑन होने के बाद ईसीएम जो है ऑन काम करना, ऑन होता है, और वो इग्निशन रिले की तरह ही होता है। ठीक है, अब ये जो होता है इसको पहचानने के लिए कंपनी कई बार क्या करती है, या तो आपका वी बैट लिख देती है, इग्निशन लिख देती है। जैसे यहाँ पर देखो क्या क्या ईएमएस रिले लिखा हुआ है। करेक्ट, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ इग्निशन रिले। ठीक है, अब एक और तरीका बताता हूँ। वी बैट जो होता है, अगर आप VW ऑडी स्कोडा की गाड़ी में देख रहे हो तो वी बैट रिफर किया जाता है T30 यानी टर्मिनल 30, और इग्निशन की जो 12 वोल्टेज है वो रिफर की जाती है T15। अब यहां पर देखिए डिफरेंस क्या है। दिस इज आपका T30, ये आपका है T15, ये आपका कंट्रोल ईसीएम से हो गया, और 87 आपका हो गया आउटपुट। अब नॉर्मली किसी भी रिले में ये होता है कि जो ये वाला है वो कांस्टेंट आ रहा होता है और वो ईसीएम से कुछ भी लेना देना नहीं होता। लेकिन इस वाले रिले में क्या है, दोनों ही ग्राउंड और पॉजिटिव दोनों ही आपका कंट्रोल हो रहा है किससे? ईसीएम से। ठीक है, और इसीलिए अगर ओपन लोड की बात आ जाती है तो ओपन लोड के मामले में आपका जो रिले है वो शॉर्ट हो जाता है। अगर यहां पर मैं वापस ले जाता हूं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आप लोगों को। आई होप आप लोगों को ये डायग्राम देख के समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे अब इसके आगे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे। ठीक है, इसके बाद में देखिए, जैसे ओपन लोड है तो ओपन लोड का मतलब क्या हुआ? एशिया आपका फॉल्टी रिले। सिंपल, एक बार चेक कीजिए रिले, अगर रिले ओके है तो उसके नीचे की वायरिंग चेक कीजिए। शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड कौन से वायर में होगा, है ना? ये जो ईसीएम से जाने वाला है तो ग्राउंड है ही ऑलरेडी।
लेकिन यहाँ पे क्या होता है पता है, यहाँ पर जो है ना आपको क्या मिलता है मालूम है, यहाँ पर आपको बायस मिलती है। ठीक है, अगर ईसीएम से जा रहा है तो यहाँ पे बायस मिलती है। जब आप इग्निशन ऑन पे देखोगे तो ये जो ग्राउंड है ना यहाँ पे खाली नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगी 3.5 वोल्टेज। ये जो 3.5 वोल्टेज है बायस वोल्टेज है, इससे ईसीएम जो है ना ये डायग्नोस करता है कि भाई मेरा रिले के वायर जो है वो कनेक्टेड है या नहीं है, रिले लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। ओके, इस तरीके से इसको आइडेंटिफिकेशन होता है। अब जब इसको क्लोज कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ईसीएम यहाँ से ग्राउंड भेजता है तब जाकर रिले जो है वो एक्टिवेट होता है, यानी कि सोलेनॉइड एनर्जाइज होती है। ठीक है, एक मिनट दीजिए मुझे। ओके, तो ये हो गया आपका रिले। तो 3.5 वोल्टेज जो आ रही है अगर वो डायरेक्ट हो जाए ग्राउंड से तो वो भी शॉर्ट टू ग्राउंड हो सकता है, और ये वाला भी अगर डायरेक्ट हो जाए ग्राउंड से तो ये भी शॉर्ट टू ग्राउंड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉइल जो है वो शॉर्ट टू ग्राउंड हो जाएगी, आपका रिले भी शॉर्ट हो जाएगा। नहीं, रिले शॉर्ट नहीं होगा इस केस में, बट वायर में प्रॉब्लम आपकी ज्यादातर टाइम पे रहेगी। ठीक है, इसके बाद में अगर आप शॉर्ट टू पॉजिटिव देखोगे तो यही वायर के बारे में बात हो रहा है कि शॉर्ट टू पॉजिटिव, ये वाला वायर। ठीक है, क्योंकि इसमें ग्राउंड आना था, ये हो गया शॉर्ट टू पॉजिटिव। अब एक चीज याद रखिए, रिले की जो टेस्टिंग है वो आपको इस तरीके से समझनी पड़ती है कि रिले, एक तो रिले की टेस्टिंग, उसके बाद रिले की वायर्स की टेस्टिंग। रिले के वायर कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये पहचानने की एक डिटेल ट्रेनिंग होती है। और वो ट्रेनिंग लेने के लिए आप लोग मेरा जो प्रीमियम कोर्स है उसको इनरोल कर सकते हो, जो है ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस का, जिसमें मैं ये सारी चीजें डिटेल में कवर करता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके आपका शॉर्ट टू पॉजिटिव। अब यहाँ पर आ रहा है देखो, स्टक क्लोज स्टक ओपन, ये तो बहुत सिंपल वाला फॉल्ट है। इसमें क्या होता है, आपका जो स्विच है ना वो जाम हो जाता है, या तो वो ओपन में जाम हो जाता है या क्लोज में जाम हो जाता है। जैसे अगर क्लोज में जाम हो गया तो खुलेगा नहीं, अगर ओपन में जाम हो गया तो बंद नहीं होगा, यानी टच नहीं होगा। इस तरीके से ईसीएम आपका पता लगा सकता है। ठीक है, और ये पता लगाने का उसका तरीका क्या है, बायस, इसको हम कहते हैं बायस। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए, ये हो गया आपका फॉल्ट। इसके बाद में जो दूसरे फॉल्ट यहाँ पर बन रहे हैं उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, जो है हमारा डीपीएफ का हाई साइड ओवर टेम्परेचर। देखो, डीईएफ सप्लाई पंप, डीईएफ बैक फ्लो पंप, डीईएफ टैंक लेवल सेंसर, ये क्या है, ये आपके कौन से, यहाँ पे देखो डीईएफ सप्लाई पंप ओवर टेम्परेचर। ये जो ओवर टेम्परेचर वाला फॉल्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर शॉर्ट टू पॉजिटिव का ही मतलब होता है, शॉर्ट टू पॉजिटिव। कभी भी अगर ये ओवर टेम्परेचर वाला है तो इसका मतलब शॉर्ट टू पॉजिटिव। अब देखिए, अगर आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कि शॉर्ट टू पॉजिटिव क्या होता है, शॉर्ट टू नेगेटिव क्या होता है, तो उस केस में आप लोगों को ये चीज समझना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग मेरी ट्रेनिंग ले सकते हो, उसके अंदर ये डिटेल में कवर किया जाता है। ओके, इसके बाद में अगर आप देखो तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये है हमारा डीएफ का सप्लाई पंप। डीएफ का सप्लाई पंप, ये जो आप देख रहे हो ये है टैंक हमारा। ठीक है, इसके नीचे लगा होता है आपका डीएफ का सप्लाई पंप। ये एक सप्लाई पंप है, यहाँ से डीएफ जो है वो आपके डोजिंग मॉड्यूल में जाता है। कहाँ जाता है, डोजिंग मॉड्यूल में। अब डीएफ जो है, आप चाहे डीईएफ बोलिए, चाहे एडी ब्लू बोलिए, जो भी आप बोलना चाहे वो सब बोल सकते हैं। यूरिया बोल दीजिए, ये सब एक ही चीज होती है, इसके अंदर ये भरा हुआ होता है। अब अगर इसके हम लोग कंपोनेंट की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे आप कंपोनेंट देख सकते हो। ठीक है, ये जो कंपोनेंट है इसमें एक वायर, जो ये केबल जो लगा हुआ है, ये है आपका सेंसर के कनेक्टर्स, जो डायरेक्ट ईसीएम को जाते हैं। किसको जाते हैं, ईसीएम को। इसके बाद में अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है आपका, ये सेंसर है। ठीक है, और ये आपका डीएफ का टेम्परेचर सेंसर हो गया। तो ये सेंसर है दोनों, लेकिन उनके जो वायर है वो ये है, कनेक्टर यहाँ पर है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका पंप दिखाई देता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और अंदर ये देखिए, जो दोनों सेंसर आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर ये सेंसर की फॉल्ट हो गई ना तो एक चीज याद रखिए, ये आपको पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आ जाता है, देखिए यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है डीएफ लेवल टेम्परेचर सेंसर। अब ये जो टेम्परेचर सेंसर आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर आपको
एक आपका सिग्नल, सेंसर सिग्नल एंड सेंसर ग्राउंड दिखाई दे रहा है। ये जो सेंसर है आपका टेम्परेचर सेंसर, वो आपका एनटीसी सेंसर है। एनटीसी का सेंसर मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एक वायर में आपको एक ग्राउंड आएगा और इसके अंदर आएगी आपको 5 वोल्टेज। नहीं सॉरी, गलत हो गया, उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ पे आपके आएगा 5 वोल्टेज और डीएफ लेवल टेम्परेचर सेंसर, ये रशिया रिले है। ठीक है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। ये आपका सिग्नल 5 वोल्टेज और ये आपका ग्राउंड। ठीक है, ये दो ही वायर होंगे। जिस तरीके से अपना कूलेंट टेम्परेचर सेंसर काम करता है उसी तरीके से ये भी आपका काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ये होता है हमारा डोजिंग मॉड्यूल, जो जनरली एग्जॉस्ट पाइप पे लगा होता है। ठीक है, अब आप में से कुछ लोगों ने अभी चैट में डाला होता है कि सर ये क्यों डाला जाता है, तो उसका रीजन ये है ना कि जब आप यूरिया स्प्रे करते हो और वो बाकी की गैसेस के साथ में मिलता है और कैटलिस्ट के अंदर जाता है, तो वहां पे एक केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन के जरिए आपका जो जहरीली गैसेस है वो बदल जाती है नॉट जहरीली गैसेस N2H2O इसमें बदल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डीजल इंजन को क्लीन कर देते हैं, ऐसा माना जाता है, होता नहीं है। ठीक है, अब ये क्या है, क्योंकि यूरिया का सिस्टम अपने आप फेल हो जाता है, तो ये पूरा का पूरा डोजिंग मॉड्यूल है। अगर आप डोजिंग मॉड्यूल को देखोगे, सो दिस इज, आप देखोगे ये सेम आपका सर्किट होता है। इसी तरीके से आपको सब चेक करना है। ठीक है, सेम है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक फॉल्ट बनता है इसके अंदर, सब लोग नोट डाउन कीजिए, अंडर प्रेशर एरर इन डीएफ मीटरिंग कंट्रोल। ठीक है, ये देखिए अपर थ्रेशोल्ड, तो ये क्या है, अंडर प्रेशर। याद रखिए ये फॉल्ट बनता है कभी भी, तो इसका मतलब होता है ये जो आपके होस पाइप्स होते हैं आपके यूरिया के, जो आपके यूरिया के प्रेशर लाइन है वो पंक्चर हो गई है, कहीं पे लीकेज है। ठीक है, इसको याद रखिए। डोजिंग मॉड्यूल स्टक ओपन, अगर एक तो आपका डोजिंग मॉड्यूल जो है वो स्टक ओपन, यानी किसी भी वॉल के खराब होने की दो पोजीशन होती है, एक ओपन में खराब हो जाता है और एक क्लोज में खराब हो जाता है। ठीक है ना, तो वो स्टक ओपन हो गया है, या फिर ये मैंने लिख दिया है ताकि आप लोगों को याद रहे। तो अगर ये फॉल्ट बन रहा है, आजकल क्या हो गया, एक बहुत बड़ी गलती जो है ना हर एक टेक्नीशियन कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, डीएफ डीएफ देखा तो सीधा चलो भैया इसको रीसेट करना पड़ेगा, फ्लैशिंग करनी पड़ेगी, यही सब बोल के जो है ना पूरे के पूरे हमारे जो टेक्नीशियन भाई है वो बेचारे फंसे रह जाते हैं। इसीलिए मैं ये सारे फॉल्ट भी यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि ये भी फॉल्ट बनते हैं। ऐसा नहीं है कि बस हर बार फ्लैशिंग फ्लैशिंग करके काम बन जाएगा। अंडर प्रेशर एरर इन डीएफ मॉनिटरिंग कंट्रोल, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका या तो लीकेज है कहीं पे कनेक्टर में या पाइप में, आपकी जो लाइन पाइप है वो पंक्चर है, यानी कहीं पे लीक है, आपका डोजिंग मॉड्यूल जो है वो वॉल उसकी ओपन में स्टक हो गई है, यानी कि वो खराब हो गई है, और कहीं पे डीजल पंप फेल हो गया आपका, सॉरी डीईएफ सप्लाई पंप आपका फेल हो गया है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा एक और फॉल्ट बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है एससीआर नॉक्स कन्वर्जन एफिशिएंसी एरर। ये जो आप एफिशिएंसी एरर देख रहे हो, ये आपका अगर पाइप लीक हो गया है कहीं पर, ठीक है, कौन सा, एग्जॉस्ट पाइप, उसकी वजह से होता है। कंटामिनेटेड डीएफ प्रेजेंट इन डीएफ टैंक, डीपीएफ कैटलिस्ट मॉड्यूल डैमेज कंटामिनेटेड। अब इस केस में क्या हो रहा है, अगर आपका डीईएफ यानी डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड वो कंटैमिनेटेड यानी खराब है, उसके अंदर मिलावट है, और वो जाके टैंक में या फिर कैटलिस्ट में जमा हो गया है, ठीक है ना, तो उस जगह पर ये आपका फेलियर पैदा कर देगा। ठीक है, सेम फॉल्ट बनेगा आपका, याद रखिए। डीएफ डोजिंग मैल फंक्शन, आपका डोजर जो है वो खराब हो सकता है और नॉक सेंसर मैल फंक्शन हो सकता है। आप लोगों के लिए बता देता हूँ, ये जो नॉक सेंसर आप देख रहे हो इसके दो कपलर होते हैं, एक ईसीएम को गया होता है और दूसरा वाला आपका सेंसर वाला साइड होता है। कौन सा होता है, सेंसर वाला साइड। दोनों की वोल्टेजेस आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जो ईसीएम के लिए गया हुआ है ये वाला पार्ट, इसके अंदर आपके एक आएगी 12 वोल्टेज, एक आएगी इसके अंदर ग्राउंड, एक आएगी इसके अंदर 2.5 वोल्टेज,
एक और 2.5 वोल्टेज। अब ये क्यों बन रही है, अगर ये आप पूरी तरीके से समझना चाहते हो कि कैसे पता लगा है, देखो ये हो जाता है ना कि कैसे पता लगा लेते हैं हम लोग। अगर गाड़ी सामने है तो आप चेक कर सकते हो अगर वो ओके है तो, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो कैसे पता करेंगे? तो ये पता करने के लिए भी कैसे सिस्टम को अच्छी तरीके से समझना होता है। जैसे कि ये नॉक सेंसर, तो नॉक सेंसर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे उसको समझना है, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये वाला जो सेंसर है हमारा, ये होता है वाइड बैंड वाला सेंसर। ठीक है, वाइड बैंड वाले सेंसर का इसका हमारा 5 वायर होता है। 5 वायर में, क्योंकि ये वाइड बैंड सेंसर है तो इसके अंदर सबसे पहले एक 12 वोल्टेज हीटर आना चाहिए, ग्राउंड आना चाहिए, एक इसमें 3.5 वोल्टेज का रेफरेंस आता है, एक इसके अंदर आएगा सिग्नल और एक आएगा एक्चुएटर फीडबैक। एक्चुएटर फीडबैक डिपेंड करता है इस बात पे कि वोल्टेज कैसी होगी, ये 0 से लेके 12 तक कुछ भी आपको मिल सकती है। इनफैक्ट कई बार तो ओपन हार्नेस में ये नेगेटिव भी दिखाता है। ठीक है, लेकिन ये सेंसर आपका 6 वायर का भी आ सकता है। अगर आपका 6 वायर का आ रहा है तो उस केस में क्या होता है, नर्स सेल की वोल्टेज आपको दिखाई देती है। नर्स सेल की जो वोल्टेज होती है वो करीब 0.45 वोल्टेज के आसपास में आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अगर ये सब आपको मिल रहा है तो इस केस में वायरिंग वगैरह सब कुछ ओके है, आपका ये कंट्रोल मॉड्यूल गया हुआ है। ठीक है, अब एक चीज याद रखिए, ये जो कपलर आप देख रहे हो यहाँ से आप जब चेक करोगे तो आपको बैक प्रोब करके चेक करना पड़ेगा। आप इसको ओपन हार्नेस में चेक नहीं कर पाओगे, क्योंकि ओपन हार्नेस को जैसे आपने किया वैसे ही सेंसर जो है वो निकल जाएगा। एंड इसीलिए इस तरफ जो है हम लोग बैक प्रोब चेक करते हैं, बैक प्रोबिंग करके चेक करते हैं। ठीक है, तो वो एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये जो एरिया होता है ना, एफिशिएंसी लॉस, इसमें तो यूरिया कैसे काम कर रहा है। देखिए यहाँ से यूरिया जो है वो अपन डोजिंग मॉड्यूल, डोजिंग मॉड्यूल से इंजेक्टर, इंजेक्टर जो है ना आपके यूरिया को स्प्रे करता है, और एग्जॉस्ट गैस के एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद में ये इसमें कनेक्ट, जब इसके साथ मिलता है तो ये अमोनिया में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? अमोनिया में। और अमोनिया का ये जो मिश्रण है दूसरे गैसेस के साथ, वो जाता है आपके कैटलिस्ट में, और कैटलिस्ट के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है। उस केमिकल रिएक्शन के जरिए जब ये एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलती है तो इसके अंदर ना तो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है और ना ही किसी और तरीके की जहरीली गैसेस होती है। ये सब क्लीन हो जाती है N2, CO2, H2O, इस तरीके की गैसेस से। और लास्ट में नापने के लिए हम लोग लगाते हैं एक हमारा नॉक सेंसर। ठीक है, तो दिस इज नॉक सेंसर। नॉक सेंसर के जरिए हमें पता चल जाता है कि हमारा ये काम कर रहा है कि नहीं। टेम्परेचर सेंसर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे नॉक सेंसर लास्ट में लगा होता है। ठीक है, नॉक सेंसर का वर्किंग जो है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद यूरिया के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और वो क्या होता है, ये वाला पार्ट। और ये जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा सिर्फ 2 गाड़ियों के अंदर, टाटा और महिंद्रा। अब ये ना तो इंडियन गाड़ियों के अंदर आता है ना किसी के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये है आपका अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर, और इसी में इंटीग्रेटेड होता है आपका क्वालिटी सेंसर। अब ये जो क्वालिटी सेंसर है ना, इसके चलते होता क्या है कि अगर आप गाड़ी के अंदर गलत तरीके का यूरिया डाल देते हो, ठीक है, तो उस केस में आपको कंपलसरी ये चेंज करना पड़ जाता है, जो कि एक सही बात नहीं है। ये चेंज नहीं होना चाहिए था। लेकिन याद रखिए, अगर आपने ये चेंज किया तो उसके बाद में प्लीज जाकर जो है ना क्वालिटी सेंसर रीसेट करने के बाद क्वालिटी सेंसर रीसेट करो। ठीक है, उसके बाद ही आप लोग जो है ना SCR रीसेट करने जाना। अगर उससे पहले जाओगे तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, टाइम को ध्यान में रखते हुए हम जितनी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आप लोगों तक लेके आके देना चाहे जाते हैं वो हम लोग यहाँ पर दे देते हैं। बट ये जो ट्रेनिंग है, देखो एक एक चीजें को एक्सप्लेन करना, उनको थोड़ा डिटेल में समझाना है, बहुत लंबी चलती है। तो उसके लिए आप लोग अगर चाहें तो हमारी मैं आप लोगों को एक बढ़िया सा पूरा डिटेल में अभी आप लोगों को समझा दूंगा, तो तब तक आप लोग बने रहे, वो ट्रेनिंग में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आपका जो क्वालिटी सेंसर नहीं है, यहाँ पे कुछ फॉल्ट दिए हुए, जैसे कि ये आपका P2BA7 आता है। यहाँ पे क्या दिखेगा कि आपको लेवल 1 की वार्निंग शुरू हो जाती है, P2BA700। ये जो दोनों फॉल्ट जब आपके आ रहे हैं तो इसमें क्या होता है, आपको एक पहले दिखाता है 2400 किलोमीटर की वार्निंग। दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ वार्निंग, याद रखिए। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखिए, तो अगर ये वाली वार्निंग आपको आ रही है ना, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। कस्टमर को बोलिए कि भाई अगर आपको ये वाला वार्निंग दिखाई दे रहा है तो गाड़ी को साइड में लेकर यूरिया फिल करवा लीजिए। ठीक है, यूरिया फिल कराएंगे, कोई और दूसरी प्रॉब्लम नहीं आएगी, याद रखिए। और अगर आपके पास ये गाड़ी आ रही है और ये वाला फॉल्ट बन के आ रहा है ना P2BA7,
तो प्लीज उसको डिलीट कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अब हम लोग दूसरा वाला फॉल्ट देखते हैं। ये आ जाता है लेवल 2। तो ये जो वार्निंग है ना, इनको हमें ध्यान से देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेवल 2 यहां पर क्या आ रहा है, P2BA700, P2BAF00, P2BA7। ये लेवल 2 की वार्निंग है, जिसमें 800 किलोमीटर आपको बता दिया। इसने बोला कि भाई 800 किलोमीटर की रेंज बची है, आप भरवा लीजिए। देखो डिफरेंस क्या है, SCR लैंप ऑन इन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यानी SCR का लाइट आ जाएगी आपके। DEF लेवल लो, इंजन विल नॉट स्टार्ट इन 800 किलोमीटर, विल डिस्प्ले ऑन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आपको पता ही है कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर डिस्प्ले दिखाने लग जाता है। द 800 किलोमीटर इन द डिस्प्ले विल रिड्यूस एज द व्हीकल इज ड्रिवन टिल द डिस्प्ले कम टू 0। तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा, गाड़ी अगर चलती रहेगी तो ये 800 किलोमीटर जब खत्म हो जाएंगे, वैसे वैसे ये 800 किलोमीटर भी कम होते रहेंगे। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, यूरिया फिल करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई गाड़ी में दिक्कत नहीं आएगी, लिंप मोड पे भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है P2BA700, P2BAF00, P2BA768, P2BA767। ठीक है, SCR लैंप ऑन इन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ओके, इसके बाद आता है नो रीस्टार्ट अलाउड, फिल DEF। अब ये चीज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल 3 की वार्निंग आते ही आपका कस्टमर क्या बोलता है, डिस्प्ले पे, सॉरी आपकी गाड़ी क्या बोली, डिस्प्ले पे आपको आएगा व्हीकल विल नॉट रीस्टार्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर लिखा है रीस्टार्ट। तीसरी वार्निंग में अगर गाड़ी आपकी चल रही है तो वो चलने देगा, लेकिन बंद करने पर चालू नहीं होने देगा। तो तीसरी वार्निंग पे भी आपको एक आइडिया दे देता हूँ, कस्टमर को बोलिए गाड़ी चालू रखिए, गाड़ी चालू चालू में ही यूरिया भरवा लीजिए। वो उसको पूछिए, अगर आपको फोन आता है कि ये लाइट आ रही है तो आप उसको पूछिए कि डिस्प्ले पे क्या दिखा रहा है। लेवल 3 वार्निंग दिखा रहा है विल नॉट रीस्टार्ट, बता रहा है इंजन स्टार्ट है कि बंद है। अगर स्टार्ट है तो मत बंद कीजिए, यूरिया फिल करवाइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, दूसरा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि इंजन को जब हमने ये किया, बंद किया, तो उसके बाद में स्कैनर लगा के आप यूरिया रीसेट करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, इसके बाद में एक और नेक्स्ट हमारा आता है जो कि लास्ट वार्निंग होती है, जो होती है हमारी लेवल 4 की वार्निंग। इसके अंदर भी सेम फॉल्ट बनेगा, P2BA7, P2BF00, P2BA768, 67 एंड 60, सॉरी 01। ओके, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है स्टार्ट डिनाइड डिस्प्ले इन इंस्ट्रूमेंट, व्हीकल विल नॉट स्टार्ट। अब गाड़ी जो है ना आपकी स्टार्ट नहीं होगी, ये लेवल 4 की वार्निंग है। अब लेवल 4 की वार्निंग आने के बाद में प्रॉब्लम ये है कि आपने जब यूरिया आपने भरवा दिया, तो यूरिया भरवाने के बाद भी आपको SCR रीसेट करना पड़ेगा। और ये SCR रीसेट करना इस बात पे डिपेंड करता है कि कस्टमर ने ये तीसरी वार्निंग आने के बाद कितना किलोमीटर चला दी। कौन सी तीसरी वार्निंग आने के बाद कितना किलोमीटर, अगर उसने 200 किलोमीटर अगर चला दी है ना, तो आपका जो यूरिया का पूरा पंप है, ये जो आपका पंप होता है, ठीक है, ये वाला, ये जो आपका पंप है, इसके जो होजेस होते हैं, ये जो होज वगैरह होते हैं, जो पाइप्स होते हैं यहाँ पर, ये पाइप जो है ना एयर लॉक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एयर लॉक। और ये एयर लॉक होने की वजह से फिर हमें एक स्टेप और करना पड़ता है, और वो होता है रूटीन टेस्ट। क्या होता है, रूटीन टेस्ट। अब ये जो रूटीन टेस्ट है, ये डिटेल में समझने के लिए आप हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो, जो मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि बस यही वार्निंग आती है, लेवल 1 वार्निंग, लेवल 2 वार्निंग। आपके डिस्प्ले पे कुछ और वार्निंग्स भी आ रही है भाई, उनको भी समझ लीजिए। देखिए डिस्प्ले पे वार्निंग क्या दिखा रहा है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। हर बार फ्लैशिंग करने मत जाइए। पहली लेवल वार्निंग आ रही है, डिस्प्ले पे आपको दिखाएगा SCR लैंप ऑन डिस्प्ले, इनकरेक्ट DEF डिटेक्टेड। याद रखिए, इनकरेक्ट DEF डिटेक्टेड। इसमें क्या होता है, जो हमारा क्वालिटी सेंसर लगा हुआ है ना, ये फॉल्ट कोड भी याद रखिए। तो जो क्वालिटी सेंसर लगा हुआ है, उसने ये डिटेक्ट किया है कि जो यूरिया डाला गया है वो सेम क्वालिटी का नहीं है।
अब ये क्वालिटी कैसे आइडेंटिफाई की गई है, देखो AUS32। सो ये AUS32 के स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं है। ओके, ऐसे में कौन से सेंसर ने डिटेक्ट किया? ये वाला जो हमारा क्वालिटी सेंसर जो मैंने भी आप लोगों को दिखाया था, इसने डिटेक्ट किया है कि हमारा जो यूरिया है वो सही नहीं है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये वाली फॉल्ट आपका आ जाता है, लेवल 1 की वार्निंग अगर आपकी बन जा रही है, तो उस केस में क्या हो रहा है कि आप अगर सिंपली पूरा यूरिया ड्रेन करोगे, ठीक है, और उसके बाद में SCR रीसेट करोगे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेवल 2 में क्या होगा, अगर आपने सेम यूरिया में 50 किलोमीटर डाल दिए, 50 किलोमीटर गाड़ी चला दिए, तो फॉल्ट देखो आपके बढ़ जाएंगे। P2BA D00, P2BA 700, P2BA F00, P2BA 768। इनकरेक्ट DF डिटेक्टेड, इंजन विल नॉट स्टार्ट इन 800 किलोमीटर। यहाँ पे भी आपको वार्निंग दी जा रही है कि भैया आपने अगर 50 किलोमीटर चला दिए गलत यूरिया डाल के, तो 800 किलोमीटर तक ही चलेगी, उसके बाद में गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। कस्टमर क्या करता है, कस्टमर इस कंडीशन में भी गाड़ी चलाता रहता है। ऐसे में भी आप अगर यूरिया चेंज करके, अगर जो कंपनी ने बोला वही डाल के अगर आप इसको रीसेट कर दोगे, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आता है P2BA D00, P2BA 7। यहाँ पर क्या है, कम्स टू 0। SCR लैम्प, ये लेवल 3 की वार्निंग है, जैसे वहां पे लेवल 3 थी, सेम यहाँ पर भी। इसमें रीस्टार्ट नॉट अलाउड, गाड़ी अगर चल रही है आपकी तो रीस्टार्ट नहीं होगी। अब इसमें क्या कर रहे हैं कस्टमर जो है ना, कंटिन्यू इसको चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद लास्ट वार्निंग आ जाती है स्टार्ट डिनाइड। अब ये सारा सब कुछ आपको डिस्प्ले पे दिखाई देता है। यहाँ पे मैंने जो भी मार्क किया है याद रखिए, देखो ये आपको डिस्प्ले पे दिखाई देगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में या फिर आपके इसके अंदर, पर दिखाई जरूर देगा कहीं ना कहीं पे। ठीक है, जैसे व्हीकल विल नॉट स्टार्ट, चेक DEF। यहाँ पर देखो, वहां भी बोल रहा था कि व्हीकल विल नॉट स्टार्ट, और यहाँ भी बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे आगे जो है ना, आगे लिखा हुआ है चेक DEF, ये भी लिखा हुआ है, ये भी इस चीज को याद रखिए आप लोग। ठीक है, अब इसके बाद में ये सेम वार्निंग है, फर्क क्या है, यहाँ पे क्वालिटी की प्रॉब्लम है और वहां पर खराब मतलब खत्म होने की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है यूरिया के बारे में। अब एक चीज और समझिए, SCR रीसेट करना सबको लगता है कि मुश्किल काम है। मैं आप लोगों को एक सिंपल तरीका बताता हूं। इस बात पे डिपेंड करता है कि कस्टमर ने कितना ड्राइव किया है यूरिया खत्म होने के बाद। अगर उसने नहीं ड्राइव किया है, तो उस केस में आप SCR रीसेट करोगे, यूरिया फिल करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसने लंबा ड्राइव किया है, ठीक है, तो उस केस में आपको SCR का पार्ट रीसेट और रूटीन्स करने पड़ेंगे। आप अगर रूटीन्स करोगे, सॉल्व हो जाएगी और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बस कुछ गाड़ियों में, जैसे टाटा या महिंद्रा के कुछ मॉडल्स में, जब कस्टमर बहुत ज्यादा ड्राइव कर लेता है और पूरा का पूरा सिस्टम जो आइडेंटिफाई नहीं होता है, और जो टेक्नीशियंस है वो रूटीन नहीं जानते कैसे करना है, SCR का पार्ट रीसेट करना कैसे वो नहीं जानते, उस केस में आपको आपके ECM को फ्लैश करना पड़ता है, पूरी न्यू सेटिंग के अंदर लेकर आना पड़ता है। और ये जो है आप OE टूल के अलावा फिलहाल किसी से नहीं होता है। आई थिंक एक्स टूल से हो रहा है, तो वो आप लोग देख सकते हो कि एक्स टूल से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनके एग्जीक्यूटिव से आप लोग बात कर सकते हो। ठीक है, तो ये है जो डिटेल में आप लोगों का हमने कवर किया। ओके, तो यहाँ पे आपको मैंने फॉल्ट भी दिखाए हैं, इन फॉल्ट को याद रखिए, किस फॉल्ट पे आपको क्या काम करना है वो भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, बरोबर। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे आपके ये ऐसे फॉल्ट हैं जो हर बार आपको फ्लैशिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, रिप्रेजेंटेशन के लिए महिंद्रा का लिया था क्योंकि उसके मटेरियल वगैरह हमारे पास में अवेलेबल था। लेकिन ये जो मेथड आपको मैंने बताए हैं, जो ये कोड है वो महिंद्रा के हैं,
लेकिन जो मेथड मैंने आपको बताया है और जो तरीका बताया कि इसको कैसे करना है, वो आप टाटा, महिंद्रा, अशोक लेलैंड, भारत बेंज किसी भी गाड़ी के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक चीज आप सब लोगों को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में एक चीज और जरूरी हो जाती है, वो ये कि जब भी आप BS6 गाड़ियों पे काम कर रहे हो तो प्लीज उसके इंजन के मेंटेनेंस को इग्नोर मत कीजिए। हुआ ये है कि पूरे इंडिया में लोग जो है ना सिर्फ एक तरफ देख रहे हैं, और वो क्या देख रहे हैं कि यूरिया की प्रॉब्लम है, SCR की प्रॉब्लम है, DPF की प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर लेकर आओ, महंगे से महंगा स्कैनर ले लो, इसमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट एक चीज याद रखिए, ये सब कुछ एग्जॉस्ट में है, और एग्जॉस्ट में जो एग्जॉस्ट गैस आती है वो इंजन में जब सही कंबशन नहीं होगा तो उसमें एग्जॉस्ट गैस भी सही नहीं आने वाली। ठीक है, तो वो वाला एरिया को बिल्कुल भी आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में आप लोगों का माइक ऑन करूंगा, आप लोग हैंड रेस करके जो भी सवाल आप लोग मुझसे करना चाहते हो वो आप लोग पूछ सकते हैं। उससे पहले मैं 5 मिनट के लिए आप लोगों को मेरा जो एक कोर्स है, प्रीमियम कोर्स ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ठीक है, वो एक बार आप समझ लीजिए जिससे कि आप लोगों को ये बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि अगर आप लोग ये कोर्स करना चाहते हो तो आपको उसके लिए क्या मतलब आपका डिसीजन मेकिंग जो है वो इजी हो सके। ठीक है, तो आई होप मेरी जो स्क्रीन है वो सब लोगों को दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप हमारे ऐप में ऑलरेडी आप लोग ये क्लास ले ही रहे हो, वहां पे आपको एक कोर्स मिल जाएगा, प्रीमियम में आप जाओगे। वो जो कोर्स है हमारा वो है ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस का हमारा कोर्स है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये जो कोर्स है इसके अंदर मेरा ये पर्सनल कोर्स है, इसमें मैं ही ट्रेनिंग करता हूँ। हफ्ते में 2 दिन आपकी लाइव चलती है। आप यहाँ पर देखिए 147 वीडियो लेक्चर्स से ज्यादा यहाँ पर जो है ना वो वीडियो लेक्चर्स है। साथ के साथ इसके अंदर आपको वायरिंग डायग्राम, बाकी का जो सर्विस मटेरियल होता है, स्टडी मटेरियल्स होते हैं, वो भी इसके साथ में फ्री मिलते हैं। मल्टीपल वैलिडिटी के साथ आता है। जो भी लोग ट्रेनिंग जितने भी मतलब 3 महीने का जो है वो वैसे परफेक्ट कोर्स होता है, 3 महीने में आप कंप्लीट तरीके से ये जो कोर्स है वो कंप्लीट कर सकते हैं और इसके हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो थोड़ी वैलिडिटी बढ़ाना चाहें तो वो भी आप लोग बढ़ा सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ कंटेंट बता देता हूँ कि किन टॉपिक्स के ऊपर जो है वो हम लोगों ने ये बेसिकली चलाया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने चैप्टर टू चैप्टर किया है। जैसे यहाँ पे आपके वायरिंग डायग्राम की सारी फाइल इसी के अंदर मिल जाती है। यहाँ पे चैप्टर 1 है फंडामेंटल ऑफ ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, आपकी वायरिंग डायग्राम की ट्रेनिंग होती है। सेंसर डायग्नोसिस, इलेक्ट्रॉनिक डायग्नोसिस, ब्रेकिंग सिस्टम डायग्नोसिस, EPS, SRS, टर्बो, आपके ऐसे व्हीकल सिस्टम एंड इमोबिलाइजर की ट्रेनिंग हो गई, आपकी AC सिस्टम डायग्नोसिस हो गया, सर्विस फंक्शन डायग्नोसिस है, DTC ट्रबल शूटिंग, कैनबस डायग्नोसिस की प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल डायग्नोसिस, BCM डायग्नोसिस, ऑटोमेटिक मैनुअल। BS6 की देखो कंप्लीट ट्रेनिंग मेरी होती है। अभी कैसा है कि यहाँ पर अगर आप BS6 की मेरी ट्रेनिंग देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 क्लास दिखेगी, क्लास 1 एंड क्लास 2, DPF रीजनरेशन एंड टर्बो शूट ट्रबल शूटिंग, इंट्रोडक्शन टू BS6 एंड हीट सिस्टम। ये ऑलरेडी देखो 4 घंटे की यहाँ पर मेरी क्लास चली गई है। अभी भी इसमें करीब करीब 3 क्लास जो है वो आ रही हैं। ठीक है, अब ये जो ट्रेनिंग है, एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ, इंडिया और इंडिया के बाहर ये जो कोर्स है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एकदम लोग जीरो से जाते हैं। जीरो मतलब क्या, A to Z डिटेल्ड ट्रेनिंग आपकी होती है। ठीक है, एकदम डिटेल मतलब कि एक फ्यूज और रिले को कैसे टेस्ट करना है, मल्टीमीटर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, यहां से लेकर आपके ECM की प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, स्कैनर का सही इस्तेमाल क्या होता है, स्कैनर के सभी फंक्शन जैसे रीड लाइव डेटा हो गया, एक्चुएशन टेस्ट कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, आपकी की प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, ये सारा भी इसी के अंदर कवर होता है। जैसे देखिए आप की प्रोग्रामिंग आप यहाँ पे देखोगे तो की प्रोग्रामिंग में हमने क्या किया, एक्सटूल हो गया आपका, ऑटेल हो गया, लॉन्च हो गया, ये तीनों स्कैनर के जरिए कोडिंग प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है ये भी इसके अंदर हम लोगों ने कवर किया है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक 147 से ज्यादा क्लासेस यहाँ पे आपको मिल जाती है, और हफ्ते में 2 दिन में लाइव आता हूँ। देखो लाइव क्लासेस भी हैं, ऑफलाइन डाउनलोड अगर आप करके रखना चाहें तो ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं आप, PC पर भी ये क्लास ले सकते हैं, लैपटॉप पे भी क्लास ले सकते हैं। और इसके साथ आपको जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है एग्जाम देने होते हैं, यहाँ पे 10 टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट देने के बाद में आप लोग पूरी तरीके से आपका सर्टिफिकेशन भी यहाँ पर होता है। इस वक्त वर्ल्ड वाइड 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो हमारी ट्रेनिंग ले रहे हैं,
और ये ट्रेनिंग का बहुत ही ज्यादा लोगों को फायदा हो रहा है। तो आप भी अगर एक टेक्नीशियन हो, अब यहाँ पे एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट कवर करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, वो ये कि ये ट्रेनिंग किसके लिए बनी है। ठीक है, ये ट्रेनिंग उन लोगों के लिए बनी है जो इस बात को पूरी तरीके से समझते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी नई आती जा रही है और गाड़ियां जो है वो फीचर एडवांस्ड होते जा रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक फीचर का ज्यादा इस्तेमाल होते जा रहा है, उन लोगों के लिए ये ट्रेनिंग बनी हुई है। अब अगर कुछ लोग ऐसे भी है जिनको लगता है कि हमको तो सब आता है, हम ये सारा सब कुछ जानते हैं और यूट्यूब पे भी मिल जाता है, तो उस केस में उन लोगों के लिए ये ट्रेनिंग नहीं बनी हुई है। क्योंकि ये ट्रेनिंग का फायदा आपको तभी होता है जब आप ये ना सोचे कि ये कोई वीडियो आप देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, क्योंकि यूट्यूब पे कोई भी आज 2 घंटे की क्लास नहीं लेता है और मेरी एक क्लास कम से कम 2 घंटे चलती है जिसके अंदर हम बहुत डिटेल में जाते हैं। तो आप सोच के देखिए कि 150 से ज्यादा क्लास है, एवरेज 2 घंटे की, तो 300 घंटे से ज्यादा का ट्रेनिंग है। ये 300 घंटे की ट्रेनिंग प्लस हफ्ते में 2 घंटे में और आप सॉरी 4 घंटे हफ्ते में मैं और ज्यादा ऐड कर देता हूं उसके अंदर। तो आप सोच के देखिए कि ये ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग आपको फायदा करती है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप एक्सपर्ट हैं, आपको आता है सब कुछ, तो उस केस में मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ, बहुत अच्छी बात है। बट जो अपने काम को, अपने कस्टमर को रिस्पेक्ट देते हैं, जो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं अपने काम की तरफ, उन लोगों के लिए कोर्स बनाया गया है। आज वर्ल्ड वाइड 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट ये ट्रेनिंग ले रहे हैं और वर्ल्ड वाइड 30 कंट्री में ले रहे हैं। मतलब इंडियन लोगों का तो ये है कि हमारा तो घर की बिरयानी, हर घर की दाल वाली बराबर है। लेकिन जो लोग गल्फ में काम कर रहे हैं उनको पता है कि ये कोर्स का कैसे फायदा हो रहा है उनको। वो ऑनलाइन में बैठे बैठे काम करते हैं और सॉरी शाम को क्लास लेते हैं और दिन भर अपना काम करते हैं, जिससे वो अपने काम में बेहतर होते जा रहे हैं, उनकी सैलरीज में इजाफा हो रहा है, उनके इनकम में इजाफा हो रहा है। ठीक है, तो जो भी भाई ये ट्रेनिंग लेना चाहता है, आप लोगों को अभी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों को चैट बॉक्स में ही आपको लिंक मिल जाएगा। हमारी जो टीम है आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, बरोबर। और वो कांटेक्ट करके आपके जो भी डाउट्स है, अगर आपको कुछ पूछना है वो आप लोग उनसे पूछ सकते हैं। ओके, तो अभी मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगा, तो आप लोग हैंड रेस कीजिए जो भी आप सवाल करना चाहते हैं, चाहे आप ट्रेनिंग के बारे में पूछना चाहें या आज का जो हमारा टॉपिक था उसके बारे में जो भी पूछना चाहें, 1 बाय 1 हैंड रेस करके आप लोग पूछ सकते हैं। मैं एक चीज और आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि इतने सारे लोग अभी तक भी रुके हुए हैं, तो आप लोगों के लिए एक बोनस दे रहा हूं मैं। बोनस ये है कि आप लोग जो भी, आज हमारा है 11 तारीख, अगर 15 तारीख तक आप लोग इस कोर्स में इनरोल करते हो तो आप लोगों को फ्लैट 3000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर मैं डाल देता हूं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, मेरी टीम का नंबर जो है आप लोगों को अभी आ गया होगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, फ्लैट 3000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। ऑफर वैलिड रहेगा आपका 15 तारीख तक, 15 जुलाई। ठीक है, जो भी ये कोर्स करना चाहे आपको स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यस मिस्टर राजू, आपका क्वेश्चन पूछिए प्लीज। मिस्टर राजू। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई। जी मैं बोल रहा था, ये जो आपको अभी क्या है ना, एक गाड़ी में मेरा प्रॉब्लम हुआ था। मैं तो एक्चुअली बिहार में हूँ, मेरा काम उड़ीसा में चलता है। तो उसमें क्या है कि मैं लड़के लोग से काम करवा रहा था तो वो कर नहीं पाया, एक्चुअली गाड़ी छोड़नी पड़ गई मेरे को। हम्म वो जो अभी आप 37 ग्राम से 60 ग्राम जो बता रहे थे ना आप, हम्म आपकी तो आवाज उसमें क्लियर जो नहीं है आ ना, रही भाई, अभी अब हम लोग क्या, कुछ पहले हम लोग को मालूम था। जी जी हेलो। बोलिए, हेलो। बोलिए। पहले क्या था ना, वो जो डिफेंसल सेंसर है, डिफेंसल प्रेशर सेंसर, हम्म तो उसमें दो पाइप लगी होती है। अभी हम्म आपने बताया कि दोनों हॉस पाइप को खोल के रीजनरेशन कर सकते हैं, करेक्ट 60 ग्राम के अंदर रहा तो। करेक्ट। ठीक है, लेकिन पहले हम लोग क्या करते थे, पहले भी अपन को ये आइडिया मालूम नहीं था, तो पहले क्या करता था, पाइप को खोल के 10 किलोमीटर रन करता था गाड़ी को मैं। हम्म उसके बाद फिर पाइप को लगा के रीजनरेशन करता था। करेक्ट। पहले पहले वैसे ही करता था, तो ये तरीका सही था क्या ये? नहीं, एक्चुअली में दिक्कत क्या है ना कि आप अगर गाड़ी रन कर रहे हो तो उतने ही डीजल में तो रीजनरेट भी हो जाएगी। सही बात है ना। बराबर है।
तो जी इससे अच्छा आप अगर उसको रीजनरेशन पे डाल दो। दूसरी एक चीज और याद रखिए, ये तरीके पे मैंने एक चीज बताई है कि आपके इंजन के अंदर इनटेक मैनिफोल्ड की जो पूरे के पूरे फिल्टर से लेकर वॉल वगैरह सब क्लीन होनी चाहिए, वरना ये तरीका काम नहीं करेगा आपका। फरीद सर, आपने बताया कि ईजीआर में का भी इनटेक का जो मैनिफोल्ड का जो है प्रॉब्लम ईजीआर में ज्यादा आती है, तो ईजीआर को कैसा क्लीन कर सकते हैं हम लोग? ईजीआर तो सिंपल वॉल होती है, आप बाहर निकालिए, एक इलेक्ट्रिक कॉन्टेक्ट क्लीनर आता है आपका। अगर आप मैकेनिकल पार्ट ईजीआर वॉल क्लीन कर रहे हो, ठीक है, हम्म। तो उसको आप WD-40 से क्लीन कर लीजिए, और उसके जो सॉकेट वगैरह होते हैं उसको इलेक्ट्रिक कॉन्टेक्ट क्लीनर से क्लीन कर लीजिए। होता है ओके। क्या, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। अगर आपका डीपीएफ का फॉल्ट बना, तो आपका जी ईसीएम क्या करता है, ईजीआर को बंद कर देता है, ठीक है, ईजीआर जी। वॉल खुलती नहीं है। हम्म। अब ईजीआर वॉल नहीं खुली तो आरपीएम जो है वो 2000 के ऊपर जाता ही नहीं है। करेक्ट। बराबर है, बराबर। अब ऐसे में जो सूट मास आ रहा है इंजन से, वो क्या होता जी है कि जो बाईपास वॉल है उसके ऊपर ज्यादा जमा होने लग जाता है, जी। बरोबर। उसके बाद वो बाईपास वॉल नहीं खुलती है, और हम लोग जब रीजनरेट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे वो बाईपास वॉल कस्टमर ने बहुत लंबा चला दी है, बाईपास वॉल के ऊपर सूट मास जमा हो गया, वो खुल नहीं रहा है। तो ऐसे में जब आप ये सारे पे करके सोचोगे कि भाई मैं पाइप निकाल देता हूँ और रीजनरेशन शुरू कर देता हूँ, तो वो पूरी तरीके से काम नहीं करता है। ये एक बराबर है। चीज इंपॉर्टेंट है। तो अपना ईजीआर भी क्लीन कर सकते हैं ना ऐसा? यस यस यस, और ईजीआर क्लीन होता है, टर्बो आपका क्लीन होता है, तरीका सिंपल होता है। एजीआर डिस्क के पास में एजीआर के पास में जो वो मोटे वाली पाइप होती है, हॉस पाइप, जो इंटरकूलर को जाती है, जिसमें अपना बूथ प्रेशर सेंसर लगी होती है, करेक्ट। तो वो पाइप भी कई बार फट जाती है, तो रिजनेशन क्या लेती है और बंद हो जाती है? 100%, जैसे आपने बोला मैंने वही बोला कि आपका इनटेक मैनिफोल्ड में कहीं भी कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बराबर है। और ये जो मेरे को बस इतना ही पूछना था, ये जो डिफरेंशियल सेंसर का जो दो पाइप हम खोलते हैं, उसको खोल के बस रिजनरेशन कर देने से वो हो जाएगी तो 37 ग्राम से ऊपर रहने से? 37 ग्राम अप टू 60 ग्राम, यानी 60 ग्राम से नीचे। देखो मैंने किया हुआ हूँ, इसीलिए मैं तरीका, और मेरे स्टूडेंट जितने लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं वो जी लोग जी। ये हैं, और वो हो जाता है। बस शर्त यही होती है कि आपका इनटेक मैनिफोल्ड परफेक्ट तरीके से काम। नहीं, पहले मैं कभी किया नहीं ऐसा, मैं रन ही किया हूँ गाड़ी को, उसके बाद फिर लगा के तब रिजनरेशन किया हूँ मैं। जब उसका कुछ फुटमास कम हो जाता तब रिजनरेशन किया हूँ। वैसे पाइप खोलने से जब वो एक्चुअली 55 पाइप ग्राम। खोलने से ना रीजनरेशन कम होता नहीं है, वो जो प्रेशर है ना, वो आप एटमॉस्फेयर का मिलता है ईसीएम को। तो ईसीएम अच्छा। को ये लगता है कि भाई अब जो, तो आप जब स्कैनर में देखते हो तो वो जो दिखा रहा होता है ना आपको, वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कैलकुलेटेड सूट मास दिखा रहा होता है, तो वो नहीं नहीं, कम। मेरा सवाल ये था कि अगर 55 ग्राम है, हम्म। ठीक है, फुटमास, और उस कंडीशन में वो दोनों पाइप को खोल, 55 रहेगा और पाइप लगी रहेगी, तो मैं रिजर्वेशन करूंगा तो वो तो लेगा ही नहीं पहला। करेक्ट। और अगर वो दोनों पाइप को मैं खोल देता हूँ और रिजर्वेशन करूंगा तो वो ले लेगी ना? हाँ, और बस उसके पहले आप क्या कीजिए पता है, उसका एक और मैंने शायद से मिस कर दिया इसके अंदर। जी। आप उसके अंदर पार्ट रिसेट में जाकर आप पहले डीपीएफ को रिसेट कर डीपीएफ। दो। बराबर है। डीपीएफ पार्ट रिसेट कर दो और फिर ये वाला काम कर लो, हो जाएगा आराम से। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है ना। ओके, तो मिस्टर संजय जी, संजय परदेसी, बोलिए आपका क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग संजय जी, बोलिए। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? क्या बात कर रहे हो? सर मैंने आपको पूछा था पैसे कितने लेने के वो गाड़ी के रीजनरेशन के, मैंने हाँ मैसेज डाला था आपको। वो हाँ। गाड़ी मैंने रीजनरेशन किया था, हम्म। 45 मिनट में हो गई गाड़ी। लेकिन बाद में 100 किलोमीटर करने के बाद में वापस उसमें डीपीएफ का लाइट चालू हो गया था। करेक्ट। फिर मैंने उसे, जो जैसे आपने अभी बोला ना पाइप निकाल के, वैसा उसको किया तो 10 मिनट के बाद में हो गया। लेकिन जब पहले मैंने उसका डीपीएफ की वैल्यू चेक की ना, उसमें 1 to 6 ऐसा वैल्यू आ रहा था। और सेकंड टाइम 126 ग्राम था कि क्या था, मिलीग्राम था क्या था? उसके आगे ग्राम वगैरह कुछ लिखा नहीं था, सिर्फ 1 to 6 था वैल्यू, और आगे जीरो था। बाद में जब चेक किया सेकंड टाइम तो 35 वैल्यू था उसका। 35 ग्राम। 35 ग्राम। तो पहले, मतलब कभी बता रहे हो आप, पाइप निकालने के पहले, बाद में कि पहले? नहीं नहीं, जब पहले टाइम मैंने किया ना उससे रिजनरेशन, हम्म। जब 1 to 6 था, हम्म। और बाद में जब सेकंड टाइम गाड़ी आई तो 35 ग्राम था। फिर मैंने उसका पाइप खोल के, दोनों पाइप ऊपर का जो रबरी पाइप वो निकाल के
फिर रीजनरेशन किया, 10 मिनट में हो गया, बाद में अभी तक कुछ प्रॉब्लम आया नहीं है गाड़ी में। परफेक्ट परफेक्ट, बढ़िया हो जाता है। जैसे मैंने बताया, इंजन अगर सही से मेंटेन हुआ है ना, प्लीज सब लोग ये याद रखिए कि इंजन का साइड को इग्नोर मत कीजिए। इंजन अगर सही तरीके से आपका मेंटेन हुआ है तो उस केस में ये चीज काम करेगी करेगी। और सर दूसरी एक गाड़ी मेरे पास ऑडी Q7 आई है, हम्म। गाड़ी बंद थी, गाड़ी मैंने चालू किया तो उसका सस्पेंशन अडेप्टेशन करना था। जब गाड़ी आइडलिंग पे मैंने चालू की, अडेप्टेशन को लिया, लेफ्ट साइड के दोनों व्हील उसके अडेप्ट हो गए। और बाद में जब राइट को उसने चालू किया तो गाड़ी बंद हो गई, गाड़ी चालू नहीं हो रही है, और अडेप्टेशन भी मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है अभी। इंजन और बंद हो गया? फॉल्ट, गाड़ी बंद हो गई, चालू में गाड़ी बंद हो गया। उसमें एक फॉल्ट आ रहा है, P0629 फ्यूल पंप ए कंट्रोल सर्किट हाई, अपर लिमिट एक्सेट 01 इंजन इलेक्ट्रॉनिक। ऑडी है ना? ऑडी Q7। ऑडी Q7 P0629 P0629 फ्यूल पंप रिले में आउट ये आ रहा है क्या? ग्राउंड आ रहा है इसी इग्निशन ऑन करने पे? आ रहा है सर उसमें, और डीजल भी प्रेशर से आ रहा है, डीजल फिल्टर से भी बाहर आ रहा है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। फॉल्ट एक ही बन रहा है? एक ही फॉल्ट बन रहा है। एक बार हेल्थ रिपोर्ट निकाल के भेजना ना मुझे, मैं देख लेता हूँ। ठीक है सर, अभी ये गाड़ी खुला हुआ है मैंने। क्या है कि फ्यूल पंप ही चालू नहीं होगा आपका, ये फ्यूल मैं फिर पंप पंप चालू। दिखा रहा है ना। हम्म। और सर एक वो अडेप्टेशन का जरा मेथड बता दीजिए ना मुझे, गाड़ी एक चालू तो मैं कर लूंगा, लेकिन अडेप्टेशन कैसा करना है उसका। आज अपना जो क्लास है ना, क्वेश्चन आंसर पे रहेगा संजय जी, उस यस टाइम पे सर। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। वैसे तो सिंपल मेथड है, बस क्या करना उसका ये वैल्यू पता है ना आपको, हाइट का कितना है? नहीं वही समझ, पहली बार कर रहा हूँ ना, इसलिए मुझे पता नहीं है उसका। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है ना। चलेगा, आपको अपना शाम क्लास को। रहेगा उस टाइम पे, यस यस कंटिन्यू कर देते ओके हैं। सर, चलो, ओके, थैंक यू। वेलकम। विशाल विशाल हरियाणी, यस, आपका क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हेलो। हेलो यस। सर, मेरे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि अच्छा डोजिंग में जो एल आ जाती है उसको कैसे सॉल्व कर सकते किसमें? हैं? डोजिंग पंप होता है ना उसमें। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, हाँ जी। मैं ऐसा बोल रहा हूँ सर कि जो डोजिंग पंप के अंदर जो एयर एयर आ जाती है ना, एयर उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? रूटीन टेस्ट करने पड़ते हैं, उसके अंदर 5-6 रूटीन टेस्ट होते हैं। वो एक प्रोसेस होता है जो कि मैंने अपने जो मेरी क्लास है ना उसके अंदर मैंने डिटेल में कवर किया हूँ। क्योंकि उसमें कैसा होता है कि पहले पंप को स्टार्ट करना होता है, प्रेशर बिल्ड करना होता है, प्रेशर टेस्टिंग होती है, लीकेज टेस्टिंग होती है, फर्स्ट प्रेशर बिल्डअप होता है। तो ऐसे 3-4 स्टेप है वो करने पड़ते हैं। वो करने के बाद ओके हो जाएगा, कुछ खोलने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। तो वो होने के बाद में फिर आपका रीसेट भी इजीली हो जाता है। तो अगर वो सारा सब कुछ मतलब आप सीखना चाहते हो, देखिए कैसे है ना विशाल जी, ये जो ट्रेनिंग हम लोग करते हैं इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि जो कॉमन कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि हर एक चीज जो है ना वो मतलब हर एक बड़ी प्रॉब्लम को आधे एक घंटे में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। BS6 के यूरिया वाली जो चैलेंजेस है वो करीब 6 से 8 घंटे की क्लास चलती है हमारी, ठीक है। और वो मैंने सब कुछ कवर किया है। तो अगर वो आप पूरा डिटेल में समझना चाहते हो, क्योंकि इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, तो वो आप डेफिनेटली मेरी जो प्रीमियम क्लास है वो आप ज्वाइन, थैंक यू। ठीक है ना। MD असलम, आपका क्वेश्चन पूछिए प्लीज। सर ये जैसे महिंद्रा बोलेरो स्कॉर्पियो में हाँ जी। क्वालिटी सेंसर, टैंक में क्वालिटी सेंसर नहीं दिया हुआ रहता है, लेकिन वो क्वालिटी कहाँ से डिटेक्ट करता है इसे? वो जो आपका ये है ना, पंप के नीचे देखो 2-3 सेंसर दिए हुए ना, उसी में इंटीग्रेटेड है। देखो ये यहाँ पे दिक्कत यही है कि अगर आपका इंटीग्रेट कर दिया है ना तो उस केस में ये पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड असेंबली चेंज होती है। तो अच्छा, जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है उसी में क्वालिटी सेंसर रहता है। जी हाँ जी, उसी में क्वालिटी सेंसर है, यूरिया का टेम्परेचर सेंसर है और अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर है। तीनों चीजें उसी में इंटीग्रेट की गई है। ये जो मैंने एक मॉडल दिखाया इसके अंदर शुरुआती ये 2020 के मॉडल का मैंने आपको दिखाया, तो उस टाइम पे क्वालिटी सेंसर एक्चुअली नहीं आता था।
अब ये जो क्वालिटी सेंसर यहाँ पे दिखा, ये टाटा वाला क्वालिटी सेंसर था, बरोबर है ना? तो ये भी जो क्वालिटी सेंसर आपने देखा, इसमें भी एक लेवल सेंसर है जो कि इंफ्रारेड लेवल सेंसर है और क्वालिटी सेंसर है। बट अपना जो दूसरा है वो पंप के अंदर पूरा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन किसको कहते हैं? जब कोई आपके जो एक ही सर्किट में 3-4 चीजें डाल दी गई हैं, उसको अपन इंटीग्रेशन कहते हैं। वो वायर के जरिए ईसीएम तक इनपुट पहुंचाते हैं। ठीक है ना? थैंक यू सर। तो यहाँ पे ना गुड्डू भाई का एक क्वेश्चन है कि टाटा एस गोल्ड में सूट मास जल्दी जल्दी किस कारण से बढ़ता है? सूट मास जल्दी बढ़ने का कारण वही बता रहा हूँ कि सूट मास आप जल्दी जल्दी भर जाता है, हम लोग रीजनरेट करके बार बार दे देते हैं, लेकिन उसका मेजर कारण आपके इंजन के साइड से भी होता है। इंजन भी प्रॉब्लम पैदा करता है। ठीक है, तो ये भी एक चीज है, मतलब इंजन अगर आपका मेंटेन नहीं रहेगा तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम आपकी होती है। ठीक है, इसके बाद में एक एस के माजिद, आपका क्वेश्चन पूछिए प्लीज। एस के माजिद। वालेकुम सलाम जी भाई। सर अपने पास BS6 ट्रक का वायरिंग डायग्राम मिल जाएगा 24 वोल्ट 12 वोल्ट में। ट्रक कौन सा? टाटा का 12-12 है, 15-12 है, 16-18 है। एक बार एक काम करो ना भाई, अपने ऐप में ना आप स्टोर में जाके वहां पे कमर्शियल वायरिंग डायग्राम का ऑप्शन है, उसमें जाके लिस्ट में एक बार देख लीजिए। बहुत सारे मैंने अभी रिसेंटली भी अपलोड किए थे, लिस्ट में देख लीजिए। लेकिन एक चीज समझिए कि ये जो फाइल है ना, वो आपको वन टाइम कॉस्ट पे मिलती है, मतलब दोबारा आपको कोई पैसे नहीं देने, और हर 3-4 महीने में हम लोग उसमें अपडेट जैसे ही आता है देते रहते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिकली आपके ही इसका मिलेगा वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बार लिस्ट जरूर देख लीजिए, और ये मैं सब लोगों को बोलता हूँ कि लिस्ट एक बार जरूर देखिए, क्योंकि लिस्ट आप देखोगे ना तो आपको उसका बेटर, आपको पता होगा कि आप क्या लेने जा रहे हो। ठीक है, वो कंटेंट आपको सारी लिस्ट। तो 20 क्या बोल रहे हैं भाई? 20 दिन पहले चेक किया था सर, मेरे को नहीं मिला था, हाँ, तो शायद अभी आपने किया बोल रहे मैंने अभी आई थिंक 10-12 दिन पहले मैंने अपलोड किया है, उसमें 12-12 है या नहीं है वो नहीं पता, लेकिन और भी आया हुआ है हमारे पास में। थोड़ा अपलोड करने में टाइम जाता है, क्योंकि हम लोग क्या बायफरकेट करके अपलोड करते हैं ना, तो थोड़ा सा अपलोड करने में टाइम जाता है। बट हाँ, अगर आपको उस टाइम पे नहीं दिखाई दिया तो एक बार आज वापस एक बार चेक कर लीजिएगा भाई। ठीक है ना? रही बात ये कि देखो फीस इतनी कम है जी कि सर। आप लोगों को मतलब दूसरी भी गाड़ियां उसके अंदर है तो उसमें भी फायदा हो जाता है। एंड ये कंप्लीटली अगर आप ट्रेनिंग लेते हो तो ये सारा सब कुछ आपको लाइफ टाइम के लिए साथ में फ्री मिलता ही है, वैसा बात है। जी सर, शुक्रिया। जी जी, ओके। जगदीश नटराजन। जगदीश नटराजन, आपका क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हाँ हाँ सर, मैं रिगार्डिंग मेरा कोर्स के लिए जी, मैं तो न्यू कमर है ये कार सेगमेंट के लिए। ओके। तो आपका मैं जो ट्रेनिंग सेशन लेता कोर्स वगैरह लेगा, मेरे जैसे आदमी लोग को कितना तक मेरे को हेल्प रहेगा आपका कोर्स, मेरे को थोड़ा समझा सकता है? ओके, तो देखिए अपना जो कोर्स है नटराजन जी, एक तो हमने क्या बनाया है कि जीरो से हमने स्टार्ट किया है, राइट फ्रॉम ओम्स लॉ, यानी इलेक्ट्रॉनिक के जो फंडामेंटल्स होते हैं ओम्स लॉ से, फिर गाड़ी में फ्यूज सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इसके ऊपर हम लोगों ने शुरू किया है। तो चाहे वो, और ये जब हम लोग ट्रेनिंग चालू कर रहे थे तो हमने एक चीज का ध्यान रखा था कि अगर कोई स्टूडेंट है 10th पास 12th पास, कोई गैरेज में काम कर रहा है बच्चा, या कोई नया पर्सन इस फील्ड में आना चाहता है, उनके लिए भी हमने बनाया। तो हमने जीरो से शुरू करके 147 प्लस क्लास हैं जो कि आपको एकदम जीरो से शुरू होके ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक के ऊपर हम लोग कवर करते हैं। तो अगर आप शुरू कर रहे हो तो आपको मतलब एकदम चैप्टर 1 से शुरू करते करते आगे जाना है। एंड देन आपको दूसरी चीज ये कि ये ऑनलाइन का हमारा कोर्स है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि यू हैव टू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ। प्रैक्टिस आपको Okay. करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल मेथड हम लोग सिखाते हैं। कि जैसे अभी मैंने यहाँ पे आपको लिखा कि ये वोल्टेजेस आ रही है और इसमें ये वोल्टेज चेक करनी है, तो वोल्टेज कैसे चेक करनी है वो प्रैक्टिकली हमने वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं। मल्टीमीटर से कैसे चेक करना है, सर्किट टेस्टर से कैसे चेक करना है, स्कैनर के जरिए कैसे चेक करना है। तो वो जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है वो आपको ध्यान में रखना है कि मैं कैसे रेगुलरली उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकूं। ठीक है ना जगदीश जी?
ओके ओके तो वो पार्ट आपके साइड होता है। अदरवाइज वी हैव नॉट लेफ्ट अ सिंगल टॉपिक ऑफ ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स। हमने हर एक टॉपिक कवर किया है एंड रेगुलरली मेरी लाइव क्लास चलती है, तो उसमें आपको कोई डाउट्स होता है तो वहां पे वो डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हम लोग लेते हैं। ओके जी। और मेरे को जो प्रैक्टिकल सेशंस के लिए मेरे पास कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह जीरो है, मतलब आपको कुछ सजेशन से गाइड कर सकते हैं, मतलब इक्विपमेंट्स क्या क्या कैसे क्या करना है कर ओनली लेना थिंग है। यू हैव टू फर्स्ट, आपको अगर स्टार्ट करना है दैट इज, मतलब दो चीजें आपको लगती है। एक होता है जो हमारा 47 का रैचेट सेट होता है, मतलब एक टूल किट होती है 46 47 की रैचेट सेट। एंड ओके देन जो नेक्स्ट होता है आपका मल्टीमीटर, अ गुड मल्टीमीटर। ठीक है, ओके ये दो से यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिस, सिर्फ ओके दो चीजों से। ओके देन उसके बाद व्हेन यू फील कि हाँ अब मेरा इलेक्ट्रिकल पे टेस्टिंग अच्छा हो गया है, मैं फ्यूज के आइडेंटिफिकेशन रिले का मैं प्रॉपरली डायग्नोस कर लेता हूँ, फ्यूज डायग्नोस कर लेता हूँ, सेंसर को मैं डायग्नोस कर लेता हूँ, मुझे बैटरी के लॉजिक समझ में आने लगे हैं, वायरिंग लॉजिक समझ में आने लगे, देन यू कैन गो टू बाइंग ए स्कैनर। तो आप स्कैनर खरीदने पे जा सकते हैं, वैसा है। ओके उसी टाइम आप भी गाइड करेंगे, मतलब कौन सा स्कैनर्स मेरे जैसे ओके बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। हम लोग कैसा है ना कि शुरुआत में जब कोई जो बिगिनर होता है उसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि फर्स्ट यू हैव टू, आपको अपना जो हाथ है ना वो परफेक्ट करना है मल्टीमीटर के ऊपर। ओके मल्टीमीटर पे अगर आपका हाथ परफेक्ट हो जाता है तो उसके बाद में फिर आप बाकी चीजों पे काम करने के लिए जा सकते ओके हो। बात है, थैंक यू। ठीक है, यस यस, वेलकम। फारूक कुरैशी। यस फारूक कुरैशी, आपके सवाल पूछे भाई। ये अस्सलाम वालेकुम फरीद भाई। वालेकुम सलाम जी भाई। जनाब मैं एक्चुअली सऊदी अरब के रियाद शहर में काम करता था, अभी जी मैं आ गया हूँ इंडिया। जी तो मैं यहाँ पे स्टार्टअप करना चाहता हूँ, क्योंकि जी मैंने ज़्यादातर जो है ना अमेरिकन कारों पे काम किया है। जी अमेरिकन कार हैं, जापानीज हैं, कोरियन है, अमेरिका की जैसे जीएमसी है, डोज है। अब जी वो पेट्रोल पर ही काम किया है, डीजल पे काम कम किया है। जी। यानी डीजल पे तो जीरो ही समझ लो। हम्म। तो अब मुझे स्टार्टअप करना है, मुझे ट्रेनिंग भी चाहिए इंडियन कारों की, जी, पूरा डाटा चाहिए। अब हमारे पास जो ओल्ड डाटा अवेलेबल होता था वहाँ पर, तो वो सब वहीं की कारों का होता था, यहाँ पे जो ये होता हूँ, सही बात है। इंडियन कारों का। जी रीड एंड राइट तो कर लेता हूँ मैं, डीटीसी कोड वगैरह जो आते हैं, मैंने काफ़ी स्कैनर्स चलाए भी हैं। बट मुझे यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं सीखना भी चाहता हूँ उसे, जी। और उसको भी लेना चाहता हूँ। आपका क्या, मैं मतलब प्रैक्टिकली आपके पास आके सीखूँ या फिर वैसे ही ऑनलाइन सीखना पड़ेगा? क्योंकि मैं इस टाइम जिला मुरादाबाद के आसपास हूँ, काशीपुर एक जगह वहाँ से हूँ। ओके, तो फारूक भाई मैं एक चीज आपको कहता हूँ कि अभी आप आए हैं तो इंशाल्लाह आप अपना अगर शुरू करने जा रहे हैं और आपका ऑलरेडी एज ए इलेक्ट्रिशियन अगर आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पे आके ट्रेनिंग लेने की जगह पे आप पहले शुरू कर लीजिए। आप ऑनलाइन में ट्रेनिंग लेकर आप अपना काम शुरू कर लीजिए, ठीक है। और आप ये देखिए कि ऑनलाइन की जो ट्रेनिंग है, क्योंकि आप काम शुरू करोगे प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम मिल जाएगा, करेक्ट है ना? तो जी जी जी। प्रैक्टिस के लिए आप काम, मतलब एक तो जो देखिए हमारी ट्रेनिंग है ना तभी इफेक्टिव है जब आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कीजिए, 3-4 महीने देखिए, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ऑनलाइन में ही मैं कर ले रहा हूँ तो ऑनलाइन में ही कंटिन्यू कीजिए। आप इतना जो पैसा बचेगा आप उसको अपने कारोबार में लगाइए, सही बात है ना? जी लेकिन अगर हाँ। आपको फिर भी लगता है कि नहीं मुझे जाकर फिजिकली हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो है वो सर के सामने उनके तरीके से सीखनी है, तो डेफिनेटली, हालांकि ऑनलाइन में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं सबको ये बोलता हूँ कि प्रैक्टिस वाला पार्ट बस आपके पास है। जब आप यहाँ पे हमारे पास आते हैं तो हम वो प्रैक्टिस का ध्यान भी अपने पर्सनल लेवल पे रखते हैं, ठीक है। जी जी। लेकिन वहां पे प्रैक्टिस आपको ध्यान रखनी है। अदरवाइज हमारी ट्रेनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ऑनलाइन में यहाँ हम इसलिए चलाते हैं कि कुछ लोग अपना काम छोड़ के नहीं आ सकते और ज्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, इस वजह जी से। नहीं, फरीद भाई मैं पूछना चाह रहा था, जैसे कि मैंने अगर स्टार्टअप कर दिया तो फिर उसके बाद फिर काम को छोड़ के जाना तो अच्छा नहीं लगता ना। नहीं, अभी लेकिन तो मैं। मेरे हिसाब से ना फारूक भाई, मैं एक चीज आपको बोलता हूँ कि बेशक देखिए मुझे क्या फर्क पड़ेगा, आप आएंगे मेरे पास में तो मुझे तो एक एडमिशन मिल जाएगा, सही बात है। जी लेकिन जी आप क्योंकि आप पूरे मतलब खत्म पे आए हो, आप सऊदी में पहले काम किए हो, तो पहले यहाँ पे वो आप शुरू कीजिए, मैंने बिस्मिल्लाह कीजिए।
18 साल में कारों पर काम किया है, सभी कारों पर सऊदी अरब में जो होती है। मैं आपको बताता हूँ, सऊदी अरब में ना आज के टाइम पे ऑलमोस्ट हर सिटी में सऊदी की मेरे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन में ट्रेनिंग ले रहे हैं। ठीक है अच्छा। जी। तो वो चाहे आप मदीना शरीफ बोलिए, मक्का शरीफ बोलिए, जहां भी आप बोलेंगे, रियाद हो, आपका डेरा हो, सब जगह पे। तो जी जी। जो इम्पोर्टेंट है कि ये कि अभी आप छोड़ के आए हैं और आप शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। अगर आपको काम मिल रहा है, ट्रेनिंग से उसका फायदा हो रहा है, तो जरूरी थोड़ी कि आप 1 साल में 1 साल बाद आ जाइए। अभी तो हमारी ट्रेनिंग तो चलती रहेगी। ये भी डिसाइड नहीं कर पाऊँ यहाँ पे स्कैनर कौन सा लेना मुझे स्टार्टअप करने के लिए, नहीं, आप बेस्ट एक कौन काम सा। कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। आप ना ऑनलाइन में मेरी ट्रेनिंग शुरू कीजिए, 1 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपको खुद समझ में आ जाएगा इंडियन मार्केट के लिए कौन सा स्कैनर बेस्ट है। आपको किसी को ठीक है, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेहतर है। कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा मेरे लिए आपकी तरफ से। आप ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस शुरू कीजिए भाई। ठीक है फरीद भाई, इंशाल्लाह मैं। इंशाल्लाह वो शुरू कीजिए, आपको उसमें फायदा होगा। और बाकी जो भी सवाल आपके मन में अभी आ रहे होंगे ना शुरू करने से पहले, इंशाल्लाह उसका जवाब आपको सारा कोर्स में ही मिल जाएगा। ठीक है फरीद भाई, बेहतर। जी जी जी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई। दिहार सिंह देशमुख। दिहार सिंह, हेलो। सर ये जी मैं फर्स्ट टाइम अटेंड किया सर। सर ये मेरे यहाँ में महिंद्रा का बोलेरो है सर, और मैं प्लांट में काम करता हूँ। और आपकी तो आवाज क्लियर नहीं आ रही है भाई। सर 20 साल हो गया मेरे को ऑटोमोबाइल लाइन में। हेडफोन लगाया हुआ है क्या? एक बार हेडफोन निकाल के बात करेंगे? नहीं सर, हेडफोन तो नहीं लगा हूँ। अच्छा अच्छा, बोलिए बोलिए। सर ये मेरे यहाँ ना बोलेरो का लिनो प्लस है सर। अच्छा। सर उसमें ना जो आपका जो मैं देख रहा था वीडियो, उसमें ना जो लास्ट स्टेप आ गया था ना सर, हम्म। वो आया था। उसके बाद उसको गाड़ी को खींच के लेके टो करके अपन वहाँ महिंद्रा लेके गए हैं हम्म। शोरूम में। लेकिन सर वो ना अभी तक मतलब लगभग लगभग 3-4 हफ्ता हो गया है, उसमें कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं उन लोग। बोले इंजन का काम है, इंजन में प्रॉब्लम है, उसके बाद गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स के बाद अब बोल रहे कि वायरिंग में ऐसा। समझ नहीं आ रहा है इतना दिन कैसा हो गया, क्या हो गया। नहीं, स्कैनर लगा के एक बार चेक करना पड़ता है। और देखिए कंपनी में क्या है कि ज्यादातर टाइम डीलर के ऊपर प्रेशर होता है बिल बनाने का। ठीक है। जी तो जी। वो ये सारी दिक्कत जो है ना वो आती रहती है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर आप फॉल्ट, अगर आप स्कैनर लगवा के फॉल्ट क्या आ रहा है, किस वजह से गाड़ी बंद है, अगर ये पता चल जाए तो उस केस में हम कुछ कर सकते हैं। अच्छा, और एक तो वो मतलब वो बोले हैं कि वायरिंग पूरा कंप्लीट लगाना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हैं। देखिए जब तक वायरिंग जल नहीं जाती है, चूहा ऐसे 20-25 चूहे गाड़ी के अंदर घुस के एक साथ बहुत सारी वायरिंग को काट नहीं देते ना, तब तक वायर नहीं चेंज नहीं, करना उनका पड़ता है। कहना ये है सर कि ना मतलब अपना इंजन का भी तरफ से देख लिए हैं, इंजन से कोई प्रॉब्लम नहीं बोल रहे हैं। गियर बॉक्स देख लिया, गियर बॉक्स से कुछ नहीं। अब बोल रहे हैं कि वायरिंग चेंज करना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो ऐसा होता है क्या सर? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। अब बात वही है कि अगर अपने सामने गाड़ी हो तो मैं आपको और बेहतर तरीके से बता पाऊँ, या फिर जो वो कहते हैं ना, उसके अंदर के हेल्थ रिपोर्ट मिल जाए तो हेल्थ रिपोर्ट देख के भी मैं बता दूं कि क्या प्रॉब्लम है। बट दिक्कत ये कि देखिए मैं एक चीज बताता हूँ आपको दीयार जी, आज भी इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है। सही बात है सर। एक्चुअल में कंपनियों में भी अपना नहीं है। अपने ड्राइवरों को भी ऐसा वो नहीं दिया जाता ट्रेनिंग की कि भैया तुमको भी जैसा डीएफ वाला गाड़ी है तो उसमें ये सब आपको ध्यान देना है सर, कुछ रहता ये भी नहीं नहीं बताते वो है। लोग, सही बोला आपने। हाँ, और उसी उसी चक्कर में क्या हुआ सर कि लेवल पे ध्यान नहीं दे पाए, और बीच रास्ते में गाड़ी बंद हो गई, उसको टो करके ले जाना पड़ा। इसके चक्कर में बड़ा दिक्कत हो गया। लेवल 2 पे बंद हुई है गाड़ी की लेवल 3 पे बंद हुई है? 4 में हुआ सर, 4 में। हाँ, तो 4 में हुई है, कुछ भी नहीं करना था। यूरिया भरवाने के बाद में आपको बस कुछ रूटीन टेस्ट करने पड़ते हैं जरूरी। वो एक्चुअल में सर, एक्चुअल में जो ड्राइवर आना सर उसको पता ही नहीं था कि ये सब ये लेवल हाँ, 1 2 3 4 वो होता है कंपनी करके। की गलती है, क्योंकि ड्राइवर की ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है इस मामले में। हाँ। बहुत और जरूरी है। एक
वो तो एक हो गया सर बोलेरो का। एक और अपने पास है ये टाटा एस, टाटा एसी गोल्ड का, पेट्रोल वाली गाड़ी है, BS6 का। हाँ जी। अब उसका क्या सर, वो मतलब ना अपन यहाँ पे दिए थे सर्विसिंग के लिए, लोकल मार्केट में ही दिए थे। क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट और ये चेंज करना था और सर्विसिंग करना था। हम्म। अब उसने वो सब चेंज कर दिया। अब चेंज करने के बाद क्या हुआ सर कि गाड़ी जब स्टार्ट किए, ट्रायल में लेके गए तो उसका स्पीड बढ़ नहीं रहा था, एक्सीलेटर जा ही नहीं रहा था। हम्म। उसके बाद जो बोले कि फ्यूल चेक करना पड़ेगा, चेक किया, फिर इसके बाद वो गाड़ी चालू ही नहीं हो रहा है, बोल रहे हैं कि इंजन का काम हो गया है, ऐसा बोल रहे हैं। तो ऐसा संभव है सर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर गाड़ी चलते हुए गई है, ठीक है, तो वो बंद क्यों पड़ेगी? सही बात है ना। हाँ। तो वो एक्चुअली में क्या हो रहा है, टेक्नीशियंस से जब गलती हो जाती है ना, तो वो प्रॉब्लम ये कि गाड़ी खुद बता नहीं सकती। देखो, अगर डॉक्टर से गलती हुई है ना, तो जो हम्म। पेशेंट है वो बता देगा कि अरे इसने मुझे ना वो लाल वाली दवाई खिलाई थी, उसके बाद मेरा पेट दर्द होने लगा, ठीक है। हाँ, गाड़ी बेचारी बता नहीं सकती कि क्या हुआ था, डॉक्टर ने क्या किया था। तो सही बात। उसका फायदा टेक्नीशियन बेचारे उठा लेते हैं, बट वो इसका एकमात्र जो रीजन है वो है लैक ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंडिया में बहुत ज्यादा नीचे रखा जाता है, आज भी रखा जाता है। तो वो अगर कर लेते हैं ना, तो वो ये सब नहीं फेस करना पड़ेगा, वो बात है। एक्चुअल में क्या हुआ सर कि इस कारण मेरे को ना, मतलब मेरे MD से बहुत सुनना पड़ा। और दूसरी चीज अभी ऐसा हो गया है कि वो गाड़ी को अपन टो करके तो ले आए हैं, अब जैसे अपन शोरूम में ले जाएं कि ऐसा कहीं पे दिखाएं, क्या है सर, कुछ बताइए। आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ से, यहाँ पे रायपुर है ना सर। हम्म। हाँ, वहाँ पे एक स्काई स्टील करके प्लांट है अपना। हाँ 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 हाँ। मैं नहीं देखता हूँ, तो आपका वीडियो देखा तो मैं इंटरेस्ट लेके आपसे जुड़ना चाहा, आगे जुड़ना है। कंपनी में एक बार लेके जाइए और जी। उनको बताइए, क्योंकि अगर ऐसी जगह पर आपका गैरेज है, मतलब आपका ये जगह है, तो वहां पे आपको ये मुश्किल आएगी, ठीक हम्म, है ना। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। वेंकटेश। यस वेंकटेश, आपका क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हेलो वेंकटेश, आपका क्वेश्चन पूछिए प्लीज। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर मैं ये इंजेक्टर रिपेयरिंग करता हूँ सर, हाँ जी। तेलंगाना से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा। मैं आपके छोटे मोटे जो भी कोर्स है मैंने परचेज किए हैं सर। जी वायरिंग डायग्राम लिया है, वो ट्रबल शूट डेटा लिया है। जी। मुझे इलेक्ट्रिशियन का काम शुरू करना है सर, तो मैं कोर्स ले लूँ क्या सर? इलेक्ट्रिशियन का काम शुरू कर रहे हैं तो आप ये जो भी कोर्स मैंने बताया ना, वो वाला जी कोर्स जी। ले लीजिए। तो आप बिना किसी की हेल्प के आप पूरा इलेक्ट्रिशियन का काम कर पाएंगे। कौन सा कोर्स लेना सर? ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस। हाँ वेरी, ये कोर्स ले लूँ क्या सर? जी जी जी। ये ले लिया तो बिना किसी की हेल्प के आप काम कर पाओगे, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। ओके ओके सर। जी, थैंक यू और बहुत ज्यादा आपको टूल भी नहीं लेने पड़ेंगे, आप नॉर्मल इस तरीके से चालू कर सकते हैं। सर। टूल्स तो है मेरे पास, पूरा है। जी। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर देखो, ये जो कोर्स हमने बनाया ना वेंकटेश जी, इसका जी एक सर। खासियत यही है कि हमने ये ध्यान रखा कि अगर इलेक्ट्रिशियन का कोई काम कर रहा है तो उसको बहुत महंगे टूल नहीं खरीदने पड़े। एक मल्टीमीटर और एक टूल किट से भी वो अपना काम कर सके, जब वो पैसा कमा ले तो फिर स्कैनर वगैरह लेने पे जाए। तो वो टूल का इसलिए मैं बात किया था, ठीक है ना वेंकटेश जी। जी सर, जी तो सर। मेरी टीम एक बार आपको कांटेक्ट कर लेगी, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर लीजिए। अभी मैंने डिस्काउंट भी दिया है, तो वो डिस्काउंट रहते रहते आप इनरोल कर लीजिए, ठीक है ना सर। जी जी सर, जी सर। थैंक यू सर। वेलकम सर। तो मोहम्मद मसूद, मोहम्मद मसूद, आपका क्वेश्चन पूछिए भाई। मोहम्मद मसूद। ओके। मोहम्मद कासिम।
चैट में भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, वो भी ले लेता हूँ। यहाँ पे इस्माइल भाई ने लिखा है कि ईसीएम ट्रेनिंग के बारे में बताइए। तो देखिए, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। हमारी जो ईसीएम रिपेयरिंग की ट्रेनिंग है वो भी सेम 3 मंथ्स की हमारी ट्रेनिंग होती है। इसके अंदर 150 से ज्यादा आपको वीडियो लेक्चर मिलते हैं। ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि अगर आप शुरुआत करो, एकदम नए भी हो, तो ईसीएम खोलने से लेकर उसके कंपोनेंट जैसे रजिस्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, उनको कैसे टेस्ट किया जाता है, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये पूरा डिटेल में उस कोर्स के अंदर हमने बनाया हुआ है। 3 महीने की वैलिडिटी है, 1 ईयर की वैलिडिटी है। और इसमें आपको एक फायदा क्या मिलता है, इसके साथ आपको आईसी डेटा शीट, ईसीएम पिन आउट और आपका वायरिंग डायग्राम, ये तीनों चीजें फ्री मिलती है लाइफ टाइम के लिए। आपको कोई दोबारा चार्जेस देने नहीं है, क्योंकि कोर्स इस तरीके से बनाया गया कि डेली अगर आप एक क्लास लेते हो तो 3 मंथ्स में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप चाहते हो कि वो सारी वीडियो आपके पास में रहे तो आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है, ठीक है। तो एक्सटेंड करने के बाद में आपको फायदा ये हो जाता है कि अगर ईसीएम आपके पास कोई बनने आया, आप सीधा ऐप खोलिए, उसके अंदर देखिए कि कैसे काम करना है और उसके ऊपर पूरा काम कर सकते हो। तो ये अच्छा, इस्माइल आपको ऑफलाइन के लिए करना है तो मेरी टीम जो है वो एक बार आपको कांटेक्ट कर लेगी, इस्माइल भाई, ठीक है। तो वो आपको डिटेल में समझा देंगे। ईसीएम रिपेयरिंग का जो हमारा कोर्स है वो टोटल 1 महीने का हमारा कोर्स होता है। यहाँ पर इसमें हम लोग डिटेल में हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल बेस पे हम लोग ये ट्रेनिंग कवर करते हैं। तो मेरी टीम एक बार आपको कांटेक्ट करके और डिटेल बता देगी। अगर आप मुंबई के आसपास से हैं तो एक बार हमारा सेंटर विजिट कीजिए, विजिट करके एक बार देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बोलेरो है, डीपीएफ का नया डाल दिया है, सारे सेंसर नहीं डाल दिए, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, डीजल। हेलो, हाँ बोलिए, क्या हुआ? हेलो बोलिए हेलो। मोहम्मद कासिम। हाँ, आज का जो लाइव क्लास होगा, ठीक है। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। बस इसके लिए वो बता रहा था कि जो आज का लाइव क्लास जो फ्राइडे को होता हाँ है हाँ ना। हाँ, अपना होता ही है शाम को 7 से सेम टाइम पे रहेगा अपना क्लास। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है ना, ओके। यस, इसके बाद में क्लीन इंजेक्टर भी दूसरे लगाकर देख लिए, धीरे धीरे सूट मास बढ़ता है गाड़ी में। और क्या देखना है सर इस गाड़ी में? शाम को क्लास में बात करता हूँ, ठीक है। अगर ये सब आपने चेक कर लिया है तो इसके बाद में एक बार इसको फ्लैश कर दीजिए। फ्लैश करके ईसीएम कर दोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नुमान मलिक, इमेजिन लाइट Hyundai i10 ग्रैंड डीजल वायरिंग डायग्राम 2016 चेक करो। नहीं, आपका सवाल समझ में नहीं आया सर। नमस्कार, आज का टॉपिक से बाहर का एक सवाल पूछना था, पॉसिबल? सीताराम जी, तो सीताराम जी अपनी क्लास चलेगी उस टाइम पे आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। गुड्डू जी ने लिखा अल्ट्रासोनिक सेंसर को कैसे चेक करें? अल्ट्रासोनिक सेंसर को हम लोग नहीं चेक कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी वायरिंग में आने वाली वोल्टेजेस जो हैं उसको चेक कर सकते हो। अगर वो वोल्टेजेस परफेक्ट आ रही है तो उसके बाद में आप सिंपली पूरा का पूरा सेंसर का जो असेंबली वो चेंज करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सुमित सोनटक्के ने लिखा हुआ है कि सर जी इंट्रा वीक्यूपी में पिकअप नहीं बढ़ रहता तो यूरिया चेंज कर दी तभी पिकअप नहीं बढ़ रहा है, तो क्या करें? सुमित जी, उसके अंदर क्या फॉल्ट आ रहा है वो एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। तो जो फॉल्ट आ रहा है उसके हिसाब से आप अपना जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। राजीव जी ने लिखा है सर रीजनरेशन करने के बाद कॉस्ट लगता है। कॉस्ट लगता है मतलब रीजनरेशन के बाद? नहीं समझ में आपका क्वेश्चन। टाटा एस गोल्ड में सूट मास जल्दी जल्दी बढ़ जाता है, देखिए एक बार इंजन के साइड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इंटेक मैनिफोल्ड, ईजीआर, टर्बो, पाइप, इंटरकूलर, इनमें कोई दिक्कत तो नहीं है, वहां पे कोई आपका दिक्कत होगा इसलिए जल्दी जल्दी भर जाता है। इसके बाद आता है सर 24 वोल्टेज के BS6 के ट्रक की गाड़ियों का वायरिंग डायग्राम मिल जाएगा क्या अपने पास? तो ये मैंने अभी एक भाई को पूरा का पूरा डिटेल समझाया हूँ, बरोबर। तो इसके लिए ये आप समझ सकते हो। इसके बाद में आता है आशिफ, घर की, ठीक है सर, इंस्टॉलमेंट में कैसे कोर्स करें? आयुष कवलकर, ठीक है, मेरी टीम एक बार आपसे बात कर लेगी, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। विशाल हरियाणी, सर हम बड़ी 24 गए काम करते हैं, बड़ी गाड़ी भी कवर हो जाएगा क्या? अशोक लेलेट, तो अब देखिए अपना जो कोर्स है वो ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस का कोर्स है। इस कोर्स में हमने
ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स को कवर किया है। उसके अंदर 24 वोल्टेज, 12 वोल्टेज, हर तरीके की गाड़ियां जो है वो इसके अंदर आती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो है वो ऑलमोस्ट सेम है सभी जगह पर। तो वो एक चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है सर, ये क्वालिटी सेंसर महिंद्रा में नहीं होता। ओके ठीक है, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। कार के एडी ब्लू डीजल ऑयल में किस कारण भेज रहा था, तो ये मैंने ट्रेनिंग में ऑलरेडी कवर कर दिया है। प्रैक्टिकल फिल्टर क्लीन कैसे करने चाहिए, पर्टिकुलर फिल्टर। ओके, तो ये भी हमने ट्रेनिंग में कवर किया हुआ है। ओके ठीक है। दीपक भट्टा जी ने लिखा ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस में अल्टरनेटर रिपेयर सेंसर चेक एंड रिपेयर सिलेबस है ना। यस, ये इसके अंदर कवर किया हुआ है दीपक जी। ठीक है, वसीम ने लिखा है टोयोटा रेवो पिकअप ब्लैक स्मोक दे रही है। देखिए अभी आप लोगों को एक चीज समझिए, ब्लैक स्मोक देने का बहुत सारा कारण होता है और मैं बिल्कुल भी गैस वर्क के ऊपर किसी भी तरीके का एक्सप्लेनेशन नहीं देता हूँ। ठीक है, तो उस मामले में आप लोगों को वो चीज ध्यान रखनी है। आप या तो फॉल्ट आप मुझे बताइए कि क्या फॉल्ट उसके अंदर बन रहा है। ठीक है, तो मैं ज्यादा आप लोगों को हेल्प कर पाऊंगा। ठीक है ना वसीम भाई। इसके बाद साथ साथ लास्ट में एक बार और मैं आप लोगों को, जो भी लोग अभी तक हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, जो भी लोग हमारा ये कोर्स है ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस, ये जो भी इसमें इनरोल करना चाहता है 15 तारीख तक हम इसमें फ्लैट डिस्काउंट दे रहे हैं 3000 रुपीज का। इसके लिए मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। फीडबैक के लिए आज की ट्रेनिंग आपको कैसे लगी, उस टाइम पे वो आपको सारे ऑफर वगैरह एक्सप्लेन करेंगे। उनके साथ में बात कीजिए। एक तो हमें फीडबैक दीजिए ताकि हम ये समझ पाए कि आप लोग और किस टॉपिक पे ट्रेनिंग लेना चाहते हो। ठीक है, तो अगर आप हमें ये बताएंगे कि किस टॉपिक पे ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो हम उस टॉपिक पे ही आप लोगों के लिए ट्रेनिंग बनाएंगे। साथ ही के साथ आज की ट्रेनिंग आपको कैसे लगी, मेरी टीम का आपको फोन आएगा, प्लीज आप हमें बताइए। ठीक है, और जब वो आपसे कांटेक्ट करें, जब वो आपसे बात करें तो उनके साथ बात करके उनको फीडबैक दीजिए। वो आपको ट्रेनिंग के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे, आपको और डिस्काउंट वगैरह एक्सप्लेन कर देंगे। जो भी लेना चाहते हैं उस वक्त वो आपको कूपन बना कर दे देंगे और कूपन अप्लाई करते ही ये डायरेक्टली आप कर सकते हो। टोटल 18 से ज्यादा चैप्टर है, 170 से ज्यादा मेरी क्लास है और हफ्ते में 2 दिन में लाइव आता हूं ताकि आपके डाउट क्लियर कर सको और एक नए टॉपिक के ऊपर हम लोग डिटेल में ट्रेनिंग कवर कर सके। ठीक है, तो अब अगर इसको लेकर आपके कुछ भी क्वेश्चन है प्लीज मेरी टीम के साथ में आप कनेक्ट कीजिए। वैसे जो हमारी फीस है वो है 8934, इसमें फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा आपको 3000 रुपीज का। ओके, तो जो भी आप लोग इसमें ये करना चाहते हैं इनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों को नेक्स्ट और जब हम लोग क्लास बनाएंगे तो उस टाइम पे मैं आप लोगों को मिलूंगा। मुझे फीडबैक जरूर दीजिए, चैट में एक बार मुझे बताइए आज की क्लास आप लोगों को वैल्यूएबल लगी या नहीं लगी। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं जब भी हम लोग ये सेशंस रखते हैं, तो उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतनी कंसिस्टेंटली आप लोग ज्वाइन होते हो। इसलिए हमारा भी मन करता है कि ऐसे सेशन जो है वो हम लोग कंटिन्यू बनाते रहें। ठीक है, तो आप लोग अपना ध्यान रखें, फीडबैक जरूर दीजिए कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। मेरी टीम आपको जब कांटेक्ट करेगी, ठीक है, सबसे बढ़िया मौका है दोस्तों कि आप एक अच्छे डिस्काउंट के साथ में ये ट्रेनिंग जो है वो ले सकते हैं। बहुत सही तरीका होता है कि आप एक बेहतर टेक्नीशियन बने। ट्रेनिंग को सही तरीके से आप, अगर आप एक परफेक्ट ट्रेन टेक्नीशियन हो तो आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप खुद से फिगर आउट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तौफिक भाई, मसूद भाई, माजिद भाई, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे शब्दों में मुझे थैंक यू बोला, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से एक बार मिलेंगे। चलिए, टेक केयर, बाय। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। रोशनजीत जी थैंक यू सो मच, न्यू माई थैंक यू सो मच। आई होप हमने अपनी तरफ से आप लोगों को कुछ वैल्यू दी है। तो आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। साजिद मलिक जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।